ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये पीटी 365 विज़न आईएएस का जो है उसका पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि फोर्थ पार्ट है। और इसके पहले अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है देन प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस। उसके अलावा जो एक मंथली मैगज़ीन अक्टूबर 2023 महीने वाला है उसको भी देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं बहुत डिटेल में, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट डिस्कस किया गया है, ओटीटी के बारे में डिस्कस किया गया है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो थोड़ा टाइम निकालिए उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और उसके बाद हमने पीटी 365 बनाना शुरू किया, क्योंकि फिर पीटी 365 जो है कंसोलिडेटेड वे में आपको एक जगह पे प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ला के दे देती है। उसमें से आपको पिक करना होता है कि आपके लिए कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसको वही है कि रिवीजन करना है और एग्ज़ाम में इसको यूज़ करना है। फिर जब मेंस आएगा तो मेंस 365 में सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि पीवाईक्यू देखिए, जो सेक्शंस जो थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उन सब चीज़ों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आसान हो जाएगा प्रिपरेशन करना। ठीक। और इसके अलावा जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच अदर वीडियोस जो बिहार प्रीलिम्स को लेके बनाया गया था बीपीएससी 69 के पहले, जो काफ़ी फ्रूटफुल है। जैसे आप बिहार के रिवर्स के बारे में वीडियो देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी साइंस का जो पूरा वीडियो वो देख सकते हैं। उसमें कुछ एक दो पोर्शन जो छूटा हुआ है वो ग्रेजुअली उसको बाद में कवर कर लिया जाएगा, बट अभी तक जितने 14, 15 या 17 वीडियोज़ हैं उसको आप देखें और उसका लाभ उठाएँ। इसके अलावा बाकी और भी जो भी वीडियोज़ हैं, पर्सनालिटीज़ वाला वीडियो है उसको आप देखें। आप एक बार देखें जाके, उसको देखने के बाद फिर आप फीडबैक दें, और फीडबैक ज़रूर दें, है ना, अच्छा या बुरा जो भी हो, बट फीडबैक आप दें। आपने अपना टाइम दिया और किसी चीज़ को देखा, और देखने के बाद या तो आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगेगा, तो दोनों ही केस में फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि वो फीडबैक अगर अच्छा फीडबैक होता है तो मोटिवेशन मिलता है, और फीडबैक अगर क्रिटिसिज्म के वे में आए तो फिर पता चलता है कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ गिव योर फीडबैक, लाइक डिसलाइक भी करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बीपीएससी बेसिक्स का, क्योंकि वीडियोस के बारे में अपडेट वहाँ पे दे दिया जाता है, और ग्रेजुअली जब हम अपना काम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें और स्ट्रीमलाइन होगी, चैनल पे एक्टिवेशन ज़्यादा होगा, डिस्कशंस वहाँ पे होंगे, अलग से एक चैनल टेलीग्राम का बनेगा जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मतलब जो जो बोला है उन सब चीज़ का ध्यान रखिए। खैर चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल्स। ठीक है, पीटी 365 पॉलिटी का है। नारी शक्ति वंदन। ठीक है, नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशन का 106वां अमेंडमेंट एक्ट 2023 में हुआ था। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन। बहुत चर्चा में रहा कि विमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। विमेन ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। ठीक है, 50% ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है? एक तो घर में ही नहीं मिलता है। आप देख लीजिए ना, अगर आप गांव से होंगे या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सटल वे में आपको डिस्क्रिमिनेशन दिख जाएगा कि लड़कियों और लड़कों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुछ नहीं तो यही डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि भाई लड़की का शादी करना है, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, नौकरी कर रही हो, दहेज देना है, चाहे लड़का कितना भी लोलू का है न रहे। ठीक है, कुछ नहीं तो जो इनहेरिटेंस राइट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। बाप की संपत्ति में बेटी को अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, कि भाई शादी कर दिए, बेटी तो पराया धन होती है। तो जब इस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो फिर यार इकोनॉमी के लेवल पे, लार्जर सोसाइटी के लेवल पे या पॉलिटी के लेवल पे क्या ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट में अकेले देखें तो एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं है, बट अराउंड 13-14% फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे। अब सोचिए 50% पॉपुलेशन को मात्र 13 से 14% महिलाएं जो हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं। कुछ ऐसे कॉज होते हैं महिलाओं का जो सिर्फ महिलाएं समझ सकती हैं। तो यहाँ पे ये डिस्कशन नहीं करना है कि नहीं जो पूरा 50% पॉपुलेशन है तो क्या मेल इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर मेल कर रहे हैं और 100% शिद्दत के साथ कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे सेक्टर में फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है ना। मैटरनिटी बेनिफिट का जो एक्ट बना वो इतना लेट से क्यों बना? डीपीएसपी में फीमेल के लिए, विमेन के लिए जो चीज़ें दी गई हैं उस पर लॉ या उस पर बढ़िया सा स्कीम क्यों नहीं बन रहा है? उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है ना।
आर्टिकल 39 में बोला गया है डीपीएसपी में कि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क। अब आप बताइए कि क्या सच में इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क मिलता है? बहुत जगह नहीं मिलता। फॉर्मल सेक्टर्स में आईटी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आप गांव में जाइए तो सेम खेत में मजदूरी कर रहे हैं तो जो मेल होता है अगर 300 रुपया पर डे मिल रहा है तो फीमेल का रेट वहाँ पे 200 रुपया रहेगा, 250 रुपया रहेगा, और बहुत खुशी खुशी ये सिस्टम वहाँ पे चलता है। तो इस तरह से सटल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। इस डिस्क्रिमिनेशन को समझना होगा। आर प्रेजेंट डे गवर्नमेंट हैव अंडरस्टूड दिस, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही समझ रहे हैं या यही इनिशिएटिव ले रही है। ये चर्चा बहुत दिन से चल रही थी और ये बिल अब जो है वो पास हुआ है, एक्ट बना है। प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा कि नारी शक्ति वंदन जो लाया गया है उसमें उसके फैक्ट्स पूछे जाएंगे। पहला फैक्ट तो यही हो गया कि कौन सौवां अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 106 106वां अमेंडमेंट है। तो यहीं पे आप याद कर लीजिएगा कि जीएसटी का जो लॉ आया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया और किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। ये सब सवाल आपसे प्रीलिम्स में अब पूछा जा सकता है। क्यों भाई? अमेंडमेंट हुआ है, आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए डिस्कशन हमारा इसीलिए लंबा हो जाता है कि कोई एक चीज़ पकड़ा जाता है फिर लगता है कि नहीं यार ये भी बता ही देते हैं, ये भी बता ही देते हैं, ये भी बता ही देते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, स्ट्रेच हो जाता है वीडियो, बट फ्रूटफुल बहुत रहता है। क्योंकि अगर आप एकदम सिंक्रोनाइज होके एक साथ आप देखते हैं, समझते हैं, तो फिर जब आप बाद में कोई स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई और डिस्कशन सुनेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको रिकॉल होगी और आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। हमारा क्यों ये अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था, ये क्यों पूछा जाता है प्रीलिम्स में? ये इसलिए पूछा जाता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि टाइम के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से, किसी स्पेशल ज्योग्राफी में कोई ज़रूरत है, स्पेस के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। टाइम आया विमेन रिजर्वेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया। तो ये जो अमेंडमेंट है ना, ये अमेंडमेंट दिखाता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर हाउ मच विजनरी, कितना ज़्यादा विजनरी थे, कि वो इस ईगो में नहीं थे कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया है, हम मेंबर है तो हम जो किताब बना देंगे बस वही चलेगा। आप कंपेयर कीजिए ना कि घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, पिताजी या दादाजी, नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी, एनी बुजुर्ग, बट होता है ना कि जो बोल दिए वही कानून है। मेरे घर में मेरे दादाजी जो बोल देते हैं वो पत्थर का लकीर है। कहा है भाई, नया जनरेशन आया है, नया नीड है, नया डिमांड है, सोसाइटी इवॉल्व हो रहा है, तो ये पत्थर का लकीर क्यों? मिटाओ उस पत्थर के लकीर को। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सोचिए, घर पे ये स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को तो और एटीट्यूड में होना चाहिए था। भीमराव अम्बेडकर के पास तो 10,000 डिग्री था। वो बोलते कि हम इतने पढ़े लिखे, हम जो लिख दिए, हम जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, हम जो कह दिए बस वही चलेगा। बट दे वे आर नॉट that kind of egoist people. They were visionary, they were intellectual, they were patriotic, they were nationalistic people. They were that much visionary, they have their vision so much enlarged कि वो देख सकते थे कि आज से 50 साल बाद किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी देख सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसेस को ऐसा बनाना है कि ये ना हो जाए कि जिसको जो मन में आए मेजोरिटी सरकार आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे। तो इसीलिए रिजिडिटी भी रखा गया और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखा गया। इस पूरे चीज को डिपिक्ट करता है अमेंडमेंट। तो इसलिए आपको ये रटना है कि 106वां अमेंडमेंट हुआ है। इस चीज के बहाने आप ये जो पूरा डिस्कशन था उसको समझ पा रहे हैं। ये देखना चाहता है एग्जामिनर, ये चेक किया जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप याद रखेंगे। 106th अमेंडमेंट है, 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1776 के बाद से बताइए 10-12 बार अभी तक अमेंड हुआ है या 15 बार अमेंड हुआ है इतने सालों में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार अमेंड हो चुका है। जब नीड आया, जब जरूरत हुआ, जब लोगों ने पुकार किया तो रिप्रेजेंटेटिव्स ने सुना और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के तहत में आता है और ये पूरा एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रिसेंटली पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन का 106वां अमेंडमेंट एक्ट 2023। साल में पूछ लिया जाएगा किस साल में पास किया गया भाई। 106 इतना इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, 106वां और 2023। टू प्रोवाइड व्हाट,
अगला फैक्ट, 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन वेयर, अगला फैक्ट, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड द असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये 3 चीज के लिए। पंचायत इसमें नहीं है। पंचायत में ऑलरेडी जो है ये, अब यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरती इंडियन डेमोक्रेसी का। इंडियन डेमोक्रेसी 3 टियर डेमोक्रेसी है, ऊपर में सेंटर, बीच में स्टेट और नीचे में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। हालांकि ये पिरामिड इस तरह से बनाना बहुत सही नहीं है, को इक्वल्स बोला जाता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं कि सेंटर है, स्टेट है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, बराबर है, अपने अपने डोमेन में सब बराबर है। लेकिन फिलहाल समझने के लिए समझ सकते हैं, पीआरआई में 73rd 74th अमेंडमेंट हो रहा है और वहां पे 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन दे दिया गया और लागू भी हो गया। बिहार में तो 50% है विमेन रिजर्वेशन, लेकिन सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पे ये चीज़ें नहीं है। तो इस मामले में आप देखिए कि हमारा नीचे का जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो ब्यूटी है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है, वो इस मामले में ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, विमेन को ज़्यादा इंक्लूड कर पाता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे फिर अलग इशू सरपंच पति और मुखिया पति ये सब आ जाता है, तो वो तो रहेगा। तभी तो आप मेंस का आंसर खूबसूरती से लिख पाएंगे। अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो क्रिटिसिज्म आप क्या लिखेंगे क्रिटिसिज्म के पॉइंट में, जब सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ अब लागू किया गया है। पंचायत में ऑलरेडी पहले से लागू था। कहाँ कहाँ कितना है? 1/3 है, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, याद रहेगा ये फैक्ट्स। आर्टिकल 334A, द एक्ट्स प्रोविजन शैल कम इनटू इफेक्ट, ये 334A ऐड किया गया, ठीक है। 334वां आर्टिकल में जब ऐड किया गया तो ए हो गया वो। और ये क्या बोलता है कि इफेक्ट में कब आएगा? बोल देगा इमीडिएटली इफेक्ट में है, नहीं, आफ्टर डिलिमिटेशन फॉलोइंग द फर्स्ट सेंसस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट पास हुआ है इसके बाद जो पहला सेंसस होगा, ठीक है, उस सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के बाद ये चीज़ इंप्लीमेंट होगा, यानी कि इफेक्टिवली 2026 से इंप्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिलिमिटेशन है वो 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया है। वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह पढ़ेंगे, डिलिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ वहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये लागू कब से होगा? ये आपने देख लिया कि अगला सेंसस होगा, उसका जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये इफेक्ट में आएगा। सनसेट क्लॉज, सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? सन डूब रहा है, ठीक है, सनसेट का मतलब तो यही होता है। तो सनसेट क्लॉज क्या हुआ कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। ये सनसेट क्लॉज है कि लागू मान लीजिए 2026 में हो गया तो उसके बाद 15 साल तक ये चीज़ लागू रहेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो फिर से अमेंडमेंट पास कर लीजिए, फिर से लॉ पास कर लीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए, और नहीं तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि 15 साल में 3 चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के और स्टेट का भी चुनाव हो जाएगा, तो शायद 3 चुनाव के बाद विमेन का रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली 50% के आसपास पहुंच जाए, तो फिर इस रिजर्वेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इस बैसाखी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो कंटिन्यू होगा। यही सेम चीज़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इलेक्शन के साथ होता है, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 15 साल में हटा देना है, लेकिन नहीं हटाया गया। अरे वो इलेक्शन वाला बात था जो यहाँ पे बात किया जा रहा है। रिजर्वेशन इन जॉब एंड रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट वो अलग से डील होता है, वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 से डील होता है, तो पान दुकान का डिस्कशन नहीं करना है। क्या तो जो सनसेट क्लॉज यहाँ पे है ये भी 10-10 साल के लिए पास हर बार इसको एक्सटेंड किया जाता है, तो उसी तरह से विमेन के लिए जो है सनसेट क्लॉज में 15 साल दिया गया। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी गेट बाय हार्ट, ठीक है। चलिए, However, it can be extended by the parliament by law, ठीक है, लॉ बना के इसको पार्लियामेंट में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पूरा वो है कि भाई कब कब इस चीज़ पे डिस्कस किया गया, तो ये प्रीलिम्स को लेकर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना फैक्ट आप याद भी नहीं रख सकते हैं, तो जो मेन फैक्ट है उसको याद रख लेंगे। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट आया है। मल्टी स्टेट पहले तो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मल्टी स्टेट क्या होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कि भाई सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिमिलर चीज़ें हैं, उसके लिए जो वॉलंटरी एसोसिएशन बनाते हैं लोग, हम लोग मिलके, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। जैसे हम और आप ऐसे 50 लोग मिलके एक सोसाइटी बना सकते हैं, हमारा कॉमन नीड है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हम लोग 50 लोग मिलके और शुरू किए कि हम लोग दूध जमा करेंगे और दूध बेचेंगे और धीरे धीरे उसको बड़ा करेंगे और बड़ा करके अमूल के बराबर पे ले आएंगे। दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुधा इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरह का बहुत सारा पापड़ ऊपर बनाने का कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है। वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, सब लोग आपस में मिलके उसके बाद फिर इसको रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग,
ठीक है, रजिस्टर करने का प्रॉपरली इसमें पूरा इसके लिए लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको पिछला जो हम लोग डिस्कशन किए थे, आर्टिकल 19 के तहत आता है, स्टेट लिस्ट में है। आर्टिकल 19(1)(c) क्या बोलता है? स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो ये ऐड किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 43B DPSP का है, और इसीलिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वो क्या मिला? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब ये मत बोलिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब क्या हुआ, वो पीछे समझा चुके हैं पहले के वीडियोज़ में। पार्ट 9B, पार्ट 9 ऐड किया गया, फिर पार्ट 9A ऐड हुआ, और ये पार्ट 9B है। आप कमेंट में बताइएगा कि ये तीनों किसके किसके लिए है और कौन कौन सा अमेंडमेंट के बाद आया। कोऑपरेटिव का तो खैर आप अमेंडमेंट देख ही लिए कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 9 और 9A ये किसके लिए और कौन सा अमेंडमेंट आया। आर्टिकल 243 ZH से ZT तक है, तो आर्टिकल 243 ZH to ZT, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में आपसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब सरकारें हर काम नहीं कर सकती हैं, सरकार सबके लिए डेवलपमेंट नहीं ला सकती है, तो जनता को खुद जागना होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना होता है, कोऑपरेट करना होता है एक दूसरे के साथ, और फिर डेवलप करना होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना होता है। तो उस सेंस में, जन भागीदारी के सेंस में, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के सेंस में, बॉटम अप डेवलपमेंट, बॉटम अप अप्रोच के सेंस में, इनेबल्ड सिटीजन के सेंस में, अवेयर्ड सिटीजन के सेंस में, एम्पावर्ड सिटीजन के सेंस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट में है 7 शेड्यूल के, आर्टिकल 19 के तहत भी आता है, आर्टिकल 43B के तहत भी आता है, पार्ट 9B में है, और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। ठीक है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है भाई, कि दो अलग अलग स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बट कनेक्टेड है, तो उसको कैसे गवर्न किया जाए, है ना। मैटर तो स्टेट लिस्ट में था, तो पहले था कि एक स्टेट में पहले पूरा डेवलप हो रहा है, तो एक स्टेट में डेवलप हुआ तो वहाँ तो स्टेट वाला कंट्रोल कर ले रहा है, लेकिन अब अमूल है और अमूल का हर जगह मार्केटिंग हो रहा है, हर जगह दूध बिक रहा है, तो मल्टी स्टेट हो गया। तो इसको कैसे किया जाए, तो उसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 पास किया गया था। बस यही इतना ही इसका मतलब है। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और मैक्सिमम 21 डायरेक्टर हो सकते हैं टोटल, और यही लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसलिए जब आप महाराष्ट्र का इलेक्शन को देखेंगे ना, तो महाराष्ट्र का जो स्टेट इलेक्शन होता है उसमें वहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत दखल होता है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, MP और MLA बन गए वो तो बन ही गए, लेकिन कोऑपरेटिव्स को कब्जा करके रखते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव्स वहाँ का हज़ारों करोड़ का होता है। गन्ना का कोऑपरेटिव है, चीनी का कोऑपरेटिव है, उसको कब्जा करके रखते हैं। उसके इलेक्शन के लिए मार होता है, उसके इलेक्शन पे कब्जा करने के लिए मार होता है, पोजीशंस डायरेक्टर बनने के लिए मार होता है, क्योंकि जो फिर फंड आएगा, पैसा आएगा, उसको यूज़ मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, बट ये है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बिहार का तो नामो निशान नहीं है, और कोऑपरेटिव मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मैक्सिमम 21 डायरेक्टर हो सकते हैं, इसमें इंक्लूजन ऑफ 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर एंड 2 वुमेन मेंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डी फैक्चुअल हो गया, बस इसको भी याद रखना। बट ये सब तो आपको याद रखना ही है, ये आपको याद रखना है, ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते। सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है, तो जो भी सिनेमा वगैरह बनता है तो उसको भी तो मतलब रेगुलेट करना ही पड़ता है ना। आप सुनते ही हैं कि सेंसर बोर्ड चलता है, कैंची चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सिंबल्स का मतलब आप समझ लीजिएगा, पॉज करके पढ़ लीजिए। यूनिवर्सल हुआ, कोई भी देख सकता है बिना रेस्ट्रिक्शन के। UA, जो पिक्चर जब शुरू होता है तो उसमें UA लिखा रहता है, अंडर यूनिवर्सल है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ अडल्ट, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बट सब्जेक्ट टू गाइडेंस ऑफ पेरेंट और गार्जियन। तो वैसा मूवी देखने के लिए कोई गार्जियन पेरेंट होना चाहिए, तभी देख सकते हैं। A फॉर हो गया एडल्ट, ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि एडल्ट मूवी है, ठीक है, जो सिर्फ बड़े लोग देख सकते हैं। अब अडल्ट मूवी कहने का मतलब सिर्फ पॉर्न या सेक्स वीडियोस नहीं है, अडल्ट मूवी का मतलब ये भी है जिसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अडल्ट मूवी हो जाएगा। इस स्पेशल क्लास पीपल के लिए, कोई सर्जन है, कोई इंजीनियर है, उन लोग के लिए जो मूवी बनाया गया है तो उसको S कैटेगरी दिया जाता है। तो ये इसका कैटेगराइजेशन है, अगर कभी गलती से पूछ दिया तो याद रखिएगा। OTT उधर डिस्कस किया गया अक्टूबर वाले में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ओवर द टॉप इसका डेफिनेशन है,
क्या है OTT का मतलब? आप जो नेटफ्लिक्स, अमेजन या बाकी उल्लू टीवी और जो भी टीवी है, या जो आजकल तो बहुत मतलब ऑब्सीन ऐप्स बनाए गए हैं जो मतलब पोर्न, सॉफ्ट पॉर्न जिसको बोलते हैं, कि सॉफ्ट पॉर्न वीडियो बनाया जाता है और उसका एक पूरा मार्केट क्रिएट हुआ है, तो ये सब OTT का पार्ट है, ओवर द टॉप। पहले हम लोग कैसे देखते थे? टीवी में केबल लगा हुआ रहता था, उससे डिश टीवी आता था। उसके पहले DD1 DD2 चलता था। हम तो DD1 DD2 ही देखे हैं, केबल देखने का तो कभी नसीब नहीं हुआ। और उसके बाद क्या आया कि भाई DTH वगैरह का सिस्टम आ गया। उसके बाद क्या आया? तो मोबाइल पे सब हम लोग देख रहे थे। अब जब डेटा इंटरनेट इतना सस्ता हो गया तो क्या हो गया कि ऐप बना दिया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंटरनेट से आप हमारे मटेरियल को देखिए। ठीक है, तो इस सिस्टम से हम लोग आगे निकल गए। तो जो इंटरनेट का डायरेक्टली यूज करके बाईपास कर रहा है केबल को, सैटेलाइट सिस्टम को, यानी कि DTH वगैरह वाला को, तो उसको बोलते हैं ओवर द टॉप। ओवर द टॉप आया और आप उसको देख लीजिए, कहीं ये बीच वाला इंटरमीडिएट का जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं OTT। ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत डिमांड चलता है कि इसको रेगुलेट किया जाए। गंदे वीडियोज आते हैं, है ना, मार्केट खा जा रहे हैं। बाकी जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको दिक्कत हो रहा है। वरुण धवन का मूवी नहीं चल पा रहा है ना, टाइगर श्रॉफ का मूवी नहीं चल पा रहा है, और OTT प्लेटफॉर्म पे नए नए कलाकार जिनको मौका नहीं मिलता था उनको मौका मिल रहा है। ये सब कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है। तो इसलिए इसको लेके एक लॉ भी एक्टिवेट हो जाती है, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, कि भाई कि इसको किसी तरह से रेगुलेट करवा दिया जाए। तो फिलहाल इसका रेगुलेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत होता है, IPC के तहत होता है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट के तहत होता है। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई OTT लॉ नहीं बना हुआ है। ठीक है, को रेगुलेशन अप्रोच, लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल है। को रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि सेल्फ रेगुलेटेड भी है, प्लस फाइनल ओवरसाइट मैकेनिज्म एट द मिनिस्ट्री लेवल। तो जो ऐप बनाया हुआ है, नेटफ्लिक्स है, तो वो खुद को रेगुलेट कर रहा है, वो खुद से मॉडरेट कर रहा है अपने कंटेंट्स को, और उसके अलावा जो है मिनिस्ट्री तो ओवरसाइट करेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांट एसेंट टू द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP 2023। क्या है भैया? केस पुट्टा स्वामी जजमेंट में 2017 में ये जजमेंट आया था, 2018 में। इसमें बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है ना, निजता का अधिकार, वो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, चैप्टर है, इसको पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, NCERT में भी दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, या जिस किसी भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़िएगा। इससे सवाल आता है और मेंस में भी सवाल आता है। तो राइट टू प्राइवेसी जो हमारा है वो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्राइवेसी जो है उसको अगर आप छीन रहे हैं तो आप मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, बहुत मूलभूत मौलिक अधिकार हमारा छीन रहे हैं। तो केस पुट्टा स्वामी जजमेंट के पहले तक राइट टू प्राइवेसी पे चर्चा नहीं होता था कि फंडामेंटल राइट है ये, लेकिन पुट्टा स्वामी जजमेंट में इसको बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो बोले ठीक बात है, ये तो आ गया, और आर्टिकल 21 के तहत में आता है। ठीक है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। डिग्निटी नहीं है तो फिर जिंदगी का क्या मतलब? अगर रीढ़ झुका के जीना पड़े तो उस जीने का क्या मतलब है? जीना तो तब हुआ, गालिब का एक शेर है कि, देखिए भूल गया एकदम से, दिमाग से मैं सो गया। हाँ, रगों में बहते फिरने को हम नहीं कायल, रगों में बहते फिरने को हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हम वो खून नहीं है जो सिर्फ शरीर में यूं ही दौड़ने के लिए चल रहे हैं, हम वो खून है जो आंखों से भी टपक जाते हैं, कभी खुशी में, कभी गम में, कभी गुस्से में, कभी रिवॉल्यूशन करने के लिए, कभी रिफॉर्म करने के लिए। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो जीना ऐसे है जैसे, क्योंकि ज़िंदगी BPSC का एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम तो है नहीं कि अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट मिलता रहेगा, एक ही अटेम्प्ट है भाई, इसी में अच्छे से जी के निकलना है। ठीक है, तो इसीलिए राइट टू लाइफ जो है वो डिग्निटी के साथ होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, है ना। तो डिग्निफाइड लाइफ जिए और कोई बात नहीं है। तो ये जब जजमेंट आया तो उसके बाद BN श्री कृष्णा, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी बना है। ठीक है, रिटायर्ड जज हैं। तो श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन पे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए पूरा ड्राफ्ट बनाया गया, उसका इस एक्ट को पास किया गया। जब ये चीज़ हो गया, इंटरनेट रिवॉल्यूशन चल रहा है, डेटा को बोला जा रहा है, पहले तेल के बाद रिवॉल्यूशन आया। जब अरेबियन पेनिनसुला में तेल निकला प्रचुर मात्रा में तो रिवॉल्यूशन आया, तो आज देखिए सेक लो कितना रईस हो गया।
आज के डेट में क्या है, उसके बाद फिर आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। आज के डेट में क्या है, डेटा रिवॉल्यूशन है। डेटा जिसके हाथ में है, दे आर द किंग, दे आर द गॉड नॉट किंग। ऑयल जिसके हाथ में था, तेल जिसके हाथ में था, पेट्रोलियम, दे वेर किंग। बट आज के डेट में जिसके हाथ में डेटा है, दे आर गॉड। आपको कभी फुर्सत मिले तो आप 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, युवाल नोआ हरारी की किताब है, उसको पढ़िएगा, ऐसे के लिए भी काम आएगा, है ना, मजे लेके पढ़िएगा उसको। उनका 3 किताब है, होमो सेपियंस, होमो डेउस एंड 21st सेंचुरी। उसमें आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको डर लग जाएगा कि अच्छा डेटा का ये खेल चल रहा है ना, और आपका ऐसे के लिए भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो डेटा जिसके हाथ में है भैया, वो किंग है, गॉड है, ठीक। हमारा डेटा हर जगह से लिया जा रहा है, मोबाइल से, अभी जो वीडियो बना रहे हैं उससे, जब आप वीडियो देखेंगे तब टारगेटेड एडवर्टीजमेंट होगा, टारगेटेड जो है आपको प्रोडक्ट बेचा जाएगा आपसे। आप एक बार गाड़ी कोई सर्च कर लीजिए तो पता चला दिन भर गाड़ी का ऐड आ रहा है। ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब डेटा प्रोफाइलिंग से हो रहा है। डेटा प्रोफाइलिंग आपके हेल्थ इंश्योरेंस तक में चला जा सकता है। अगर आपके डेटा से पता चल जाए कि आपको हार्ट डिजीज है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाला है वो आपको किसी न किसी वजह से नकार के आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगा, या बहुत महंगा इंश्योरेंस देगा, महंगा प्रीमियम के साथ। अगर किसी को पता चल जाए आपके डेटा से कि भैया आप पढ़ने में बहुत भोथड़ आदमी हैं, आपका सो कॉल्ड भोथड़ आदमी है, सो कॉल्ड आपका परसेंटेज बहुत कम है, तो फिर जो एजुकेशन लोन मिलेगा आपको तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको दे देगा। ये सब सिस्टम हो सकता है डेटा के बेसिस पे। तो इसलिए भाई जो पर्सनल डेटा है मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, कौन सा साइट खोल रहे हैं, कौन सा वेबसाइट खोल रहे हैं, ये सब तो लीक नहीं होना चाहिए। हालांकि हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, ये तो जा ही रहा है जिसके पास जाना है। तो बात हुआ कि जब राइट टू प्राइवेसी है तो इसको पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए BN श्रीकृष्णा कमेटी का रिकमेंडेशन आया, और उसके बेसिस पे ये देखिए 2-3 साल के बाद आज लॉ बन के आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसमें 2-3 टर्म है, कहानी आप समझ गए। बाकी मेंस पर्सपेक्टिव से जब ये आएगा तो मेंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे BN श्रीकृष्णा कमेटी, राइट टू प्राइवेसी, KS पुट्टास्वामी जजमेंट 2023 में ये पास हुआ है। आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी आता है, ये आपको याद रखना है। श्रीकृष्णा कमेटी के बेसिस पे ये लॉ पास हुआ है। 2 टर्म है, डेटा फ्यूडिशरी एंड डेटा प्रिंसिपल्स। डेटा फ्यूडिशरी मतलब जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है, ईदर पर्सन और कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटीज हु प्रोसेस डेटा, ठीक है। और डेटा प्रिंसिपल मतलब हम और आप जो डेटा दे रहे हैं, द पर्सन टू हुम द डेटा रिलेट्स, उसको डेटा प्रिंसिपल्स बोलते हैं, और इसको डेटा फ्यूडिशरी बोलते हैं। ये टर्म है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कंसेंट, पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस। जो आपका पर्सनल डेटा है सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए ही उसको प्रोसेस किया जा सकता है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, यानी कि आप और हम, हमारा कंसेंट के बाद ही डेटा प्रोसेस करेंगे, और वो भी लॉफुल पर्पस के लिए, ठीक है। ये चीज है। हु शैल हैव द राइट टू विड्रॉ कंसेंट, हमारे पास राइट टू विड्रॉ कंसेंट भी है कि कंसेंट दे दिए हैं, बाद में विड्रॉ कर लेंगे। मोबाइल में ऐप डाउनलोड किए, बोला अग्री 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 कर दिए, बाद में मन किया डिसअग्री करने का, तो डिसअग्री का भी ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। ये लॉ बोलता है, राइट टू विड्रॉ कंसेंट एट एनी टाइम। Consent will not be required for legitimate uses including the provision of benefit of service by the government, medical emergency. कंसेंट किस केस में नहीं रिक्वायर्ड होगा, तो बहुत लेजिटिमेट यूज जो कि मतलब जैसे गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको कुछ देना है, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, देश के आज़ादी पे खतरा है, इन सब चीज़ों का जब नीड आएगा तो उस समय फिर आपसे कंसेंट नहीं लिया जाएगा। फिर आपका फ़ोन टैप कर लिया जाएगा कि आप कहीं चाइनीज़ आदमी से तो बात करके कुछ तख्ता पलट का गेम तो नहीं खेल रहे हैं, या किसी पाकिस्तानी से बात करके यहाँ पे कुछ क्योस क्रिएट करने का तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा या पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका कंसेंट जो है उसके पेरेंट और लीगल गार्जियन दे सकते हैं, ठीक है। इस एक्ट के तहत एक ऑब्वियस सा बात है, देखिए ये मेंस का फ्रेमवर्क में लोग यही ना बार बार डिस्कस करते हैं कि कोई लॉ आ गया। अब लॉ क्यों आया? लॉ आया क्योंकि उसका कुछ नीड रहा होगा, कुछ डिमांड रहा होगा सोसाइटी से, तो वो नीड या डिमांड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि उस नीड और डिमांड को सरकार नहीं सुन रही होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ जजमेंट दे रहा होगा, उस जजमेंट के बेसिस पे फिर लॉ बनाना पड़ गया होगा पार्लियामेंट को। अब जब लॉ बनेगा तो कोई भी लॉ बनेगा तो क्या होगा, नया सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो गया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए फिर इसमें आदमी चाहिए होगा, तो अब उसको अपॉइंट किया जाएगा, तो उसका अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर होगा। तो इसको रटना नहीं है, बट लेकिन दिमाग में आपको रहना चाहिए कि भाई अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, इसमें एम्प्लॉय वगैरह होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो ये चीज़ है। इंस्टीट्यूशन बन गया तो उसको टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा कि भाई कि आपके पास क्या क्या पावर है, आप क्या क्या कर सकते हैं। जब टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिए तो फिर बोलेंगे उसको क्या कि भाई फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा चलाने के लिए, ठीक है। ये सब हो जाएगा तो उसके परफॉर्मेंस को हम लोग देखेंगे, ऑडिट करेंगे, ठीक है। ये सब फ्रेमवर्क है मेंस के आंसर का, किस तरह का सवाल है तो कैसे लिखेंगे, तो उसका ऑडिट चल रहा है। फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा, फिर उसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज कर देना। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, टाइमली ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करना है उसमें, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल, ठीक है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, तो वो यहाँ पॉज करके आप देख लीजिए, बहुत आसान है। डेटा फ्यूडिशरी भी पीछे बता दिया। सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी क्या है, ये एक टर्म आ सकता है। डेटा फ्यूडिशरी आप जानते हैं, सिग्निफिकेंट जब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसको एसडीएफ बोलेंगे। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी डेटा फ्यूडिशरी एज एसडीएफ। क्यों, जिस अमाउंट ऑफ डेटा पे वो खेल रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ डेटा उसके पास है, या जो सेंसिटिविटी है जो डेटा का उसके पास, भाई तो तबाही ला सकता है। जैसे यूआईडीआई जो अथॉरिटी है जिसके पास आधार का पूरा डेटा है, आप सोचिए कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो पूरा खेला हो जाएगा, हमारा पूरा बायोमेट्रिक डेटा जो है वो चला जाएगा इधर उधर। रिस्क टू द राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, कैसा रिस्क है राइट टू द डेटा प्रिंसिपल, मतलब जो हमारा डेटा है हम पे कैसा रिस्क है, उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन को सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी बोला जा सकता है। सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए क्या रिस्क है, पब्लिक ऑर्डर के लिए क्या रिस्क है, उसके लिए सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी है। इसी तरह से सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंकिंग सिस्टम सिप्स बोला जाता है ना। कुछ ऐसे बैंक होते हैं कि भाई वो अगर गिर गए तो पूरा जो है इकोनॉमी चरमरा जाएगा। 2008 में जो यूएस में रिसेशन आया था, लीमन ब्रदर का बैंक था, ठीक है, लीमन ब्रदर का बैंक था, वो धराशायी हो गया और उसके बाद यूएस में रिसेशन आया और पूरे दुनिया में रिसेशन हो गया। इतना इंपॉर्टेंट ये बैंक था, इतना मार्केट में इसका इंटीग्रेशन था इतना ज़्यादा कि मार्केट इसकी वजह से चरमरा गया। आज इंडिया में एसबीआई है, चरमरा जाए तो एसबीआई चरमरा जाएगा तो पूरा इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगा। तो दे आर वेरी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो उसी तरह से सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी है यहाँ पे, ठीक है। पेटीएम बैंक के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं है, पेटीएम बैंक को बंद कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज है कल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस तरह से सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज यहाँ पे है। एग्जाम्पशन क्या है, आप एग्जाम्पशन जो भी चीज़ सोच सकते हैं अपने कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ कि भाई रिसर्च करना है, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना, लीगल राइट्स है, इन्वेस्टिगेशन करना है किसी ऑफेंस को लेके, ठीक है, कंट्री को लेके कोई वही सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ हो गया, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, टेररिज्म का कोई एक्टिविटी चल रहा है, नक्सलिज्म चल रहा है, तो वो सब में फिर एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। फिर वो तेल लेने गया आपका राइट टू प्राइवेसी, है ना, क्योंकि उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर बाउंड विद रीजनेबल restrictions, and these reasonable restrictions are not defined in constitution. They are defined by parliament by making law, they are defined by executive by issuing order, or they are defined by judiciary by giving judgments, है ना। तो यहाँ से ये सारा चीज आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में। तो मेंस में जब आपको फंडामेंटल राइट का आंसर लिखना है तो एग्जांपल में आप डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का एग्जांपल देके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसमें डाल सकते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इस एक्ट में, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर अलाउड है, हाँ अलाउड है, बस कुछ कंट्री को जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है वहां पे नहीं जाएगा, ठीक है। फाइन क्या है, 200 करोड़ तक है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन, एंड 250 करोड़ तक है फॉर फेल्यूर टू टेक सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच, ठीक है। तो 200 करोड़ 250 करोड़ कभी ये भी पूछ दिया जाता है। जैसे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला जो है, तो वो पूछा गया था ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कितना लाख तक का कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको याद रखना है। डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है, यूरोपियन यूनियन का है, एक तो आपको ये याद रखना है, यूरोपियन यूनियन का लॉ है डिजिटल सर्विस एक्ट। किसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, अमेजॉन, मेटा, जो बड़ा बड़ा जाइंट है, जो आज के गॉड हैं। क्यों, क्योंकि वो डेटा कंट्रोल कर रहे हैं,
वो किसी सरकार को गिरा सकते हैं, किसी देश के सरकार को, 2 कंट्री में वॉर करवा सकते हैं, साइबर वॉरफेयर करवा सकते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल हैं दे आर। वो आज के इंद्र हैं, वो आज के शंकर, आज के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आँख खोलेंगे त्रिनेत्र, तीसरा आँख खोलेंगे और तबाही मच जाएगा। तो इनको कंट्रोल करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, और अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, वर्ल्ड लेवल पे इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सा बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा एक स्टेप आगे रहती है। तो डिजिटल सर्विस एक्ट जो है वो लाया गया है, इनको फर्स्ट ऑफ अ काइंड रेगुलेटरी टूल बॉक्स है जिनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया में अभी आईटी रूल ही चल रहा है, यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विस एक्ट चल रहा है। तो ये इंडिया में क्या है कि इसका स्कोप थोड़ा सा नैरो है, इसका स्कोप वाइड है, ठीक है। वाइडर रेंज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, मार्केट प्लेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, मेटा, ट्विटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना, एप्पल का क्लाउड, गूगल का क्लाउड, गूगल ड्राइव, ये सब को कंट्रोल करेगा, सबको रेगुलेट करेगा। रेंज ऑफ कंप्लायंस है, कंटेंट को मॉडरेट करना है, ट्रांसपेरेंसी रखना आपको, और डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। और आईटी रूल के तहत हमारे लिए क्या है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो है फेसबुक वगैरह, उनको एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना है और एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप ग्रीवांस ऑफिसर के पास कंप्लेन कर सकते हैं, और टाइम बाउंड मैनर में उसको निष्पादित करना होगा, उनको इस चीज़ को देखना होगा और ठीक करना होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, किसी का कमेंट आया हुआ है। Rishabh Raj, sir, you should continue with PT 365 as we get everything in one go, and please explain the topics as you do. It is very beneficial. Thank you, Rishabh Raj. Thank you very much for your appreciation. यार जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं इन बिटवीन द वीडियो, उसका जवाब नहीं आता है। नव्या मिश्रा ने जवाब दिया है, जो मर्जर वाला जो क्वेश्चन था एंटी डिफेक्शन लॉ में, तो 1/3 से 2/3 का क्राइटेरिया कब किया गया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड नव्या, थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग, है ना। गुड गुड गुड, थैंक यू। चलिए, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट आया है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट में क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड असेंट टू 3 सिग्निफिकेंट बिल्स टू ओवरऑल कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना पुराना है, देखिए टीवी मैकॉले का बनाया हुआ लॉ पे चल रहा था, ठीक है। चीज़ें इवॉल्व हो रही है, क्राइम इवॉल्व हो रहा है। क्राइम पहले रोड पे लूटने से अब साइबर क्राइम पहुंच गया है। साइबर क्राइम में अब अकाउंट से 10-10, 20-20 लाख रुपए, 5-5 करोड़ रुपए उड़ा लिए जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप BBC और NDTV का डॉक्यूमेंट्री उसको आप जाके देखिए। तो इंडिया में 10th फेल बच्चे जो हैं वो पूरा गैंग बना के, एंड सिर्फ जामताड़ा में नहीं, हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से, जामताड़ा से, दिल्ली में पूरा बना के, नोएडा में बाकायदा 200 लोग बैठ के कंपनी बना के लोगों को लूटते हैं। US की एक लेडी है, उनका हमको नाम नहीं याद आ रहा है, उनका लगभग 30 करोड़ रुपया उनके अकाउंट से उड़ा लिया गया, जो उनके लाइफ सेविंग का 90% था। एंड वो भाई अपना इंटरव्यू देते देते रोने लगी कि मेरा बच्चा पैरालाइज्ड है, एंड हाउ आई विल अवेल द हेल्थ सर्विसेज। तो ये स्थिति है। तो पहले चोरी वैसा होता था, अब साइबर क्राइम से चोरी हो रहा है, अब इस तरह का चोरी चल रहा है, अब हनी ट्रैपिंग चल रहा है। तो लॉ को भी तो इवॉल्व करना पड़ेगा ना, पुराना कैसे चलते रहेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो क्या हमारा लॉज लिविंग नहीं होना चाहिए? लॉज आज के सोसाइटी, आज के डिमांड, आज के नीड के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेज जो थे वो हम लोगों को काला पानी का सजा देते थे, ठीक है। लेकिन अब जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो क्या क्यूरेटिव रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल सिस्टम नहीं बनना चाहिए? क्यूरेटिव रिफॉर्मेटिव का मतलब क्या हुआ कि जेल इसलिए थोड़े भेज रहे हैं कि वो हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकले, जाए पॉकेटमारी के केस में और जब निकले तो रंगदारी करने लगे, एक्सटॉर्शन करने लगे, किडनैपिंग करने लगे। नहीं ना, पॉकेटमारी करके अगर जेल में गए हैं, पकड़े गए हैं, तो जब बाहर निकले तो सुधर के निकले और अपना एक स्टॉल लगाएं, दुकान लगाएं, पढ़ाई करें। ये हो गया क्यूरेटिव। तो लॉ को उस तरह से बनाना है, ठीक है। तो आपको नाम में ही क्लियर होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, IPC 1860 इंडियन पीनल कोड, पीनल है, सजा दे रहे हैं, लेकिन नाम बदला गया तो क्या रखा गया? भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता है, न्याय देना है। व्हाट इज जस्टिस आपको बोले ही, NCERT जो 12 का है पॉलिटी का, उसमें जस्टिस एक पूरा चैप्टर है, गो एंड रीड दैट चैप्टर, ठीक है। तो प्रायर टू IPC 1860
क्या था, तो अलग अलग चार्टर्स वगैरह से चलता था, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ है, और जो चार्टर्स थे कंपनी के उससे काम चल रहा था। बट 1837 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले यानी कि टीवी मैकाले ने जो है वो ड्राफ्ट किया था। ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉ कमीशन का पहला हेड कौन था, किसने लॉ को ड्राफ्ट किया था, तो ये बस टीवी मैकाले। यहाँ से चेंज होकर अब आप लोग यहाँ पे आए हैं। पहली बार कम्युनिटी सर्विस पे ध्यान दिया गया है कि कोई पेटी ऑफेंस में पकड़ा था, पॉकेटमारी में पकड़ा गया, क्यों जेल भेज रहे हैं उसको, बर्बाद हो जाएगा अंदर जाके। वो अंदर हार्डकोर क्रिमिनल बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे आओ बाबू क्या आया है, तो अच्छा पॉकेटमारी में आया हो, चाकू चला दिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है हम तुमको ट्रेनिंग देते हैं, और हम तो भाई हमको 20 साल का सजा हो गया है, तुम बाहर निकलोगे, और तुम बाहर निकल के जो है पूरा मेरा धंधा संभालो, बढ़िया से काम करो, 10 20 50 मर्डर करो, 100 150 किडनैपिंग करो, फिर तुम भी जब हार्डकोर आ जाओगे, तुमको भी सजा कन्विक्शन हो जाएगा, तो तुम भी जेल में आना, फिर कोई और पॉकेटमारी और चाकूबाजी में जाएगा, फिर हम लोग उसको ट्रेन करेंगे। तो देख रहे हैं, एक पॉकेट मारी चाकूबाजी के ऑफेंस में जो गया वो हार्डकोर क्रिमिनल बन गया, तो उसको जेल भेजने की जगह कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं। उसको बोल देंगे कि 2 महीना तुमको वृद्धाश्रम में वृद्धों का सेवा करना है। अगर वो चाकूबाजी कर दिया है, किसी का पेट काट दिया, तो उसको इस तरह का सजा देंगे कि वहाँ जाके वो देखे कि इस तरह का जो क्राइम करते हैं उसका जो विक्टिम है उसका लाइफ कितना खराब हो जाता है। अपने आप उसके अंदर रिफॉर्म आएगा। मैक्सिमम लोगों के अंदर जो ह्यूमन होंगे, जिनके अंदर कंपैशन, एम्पैथी होगा, जरा भी फीलिंग, इमोशंस होगा, तो कम्युनिटी सर्विस को लाया गया है। यही सब चीज़ें देखिए, ये आप मतलब हर बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेन से यूज़ करना है, ऐसे में यूज़ करना है, ये वर्ड्स आप ऐसे में नहीं यूज़ कर सकते हैं। कोई इस तरह का सवाल है जहाँ पे चेंज होने का बात हो, इवोल्यूशन का बात हो, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का बात हो, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज़ का बात हो, वहाँ पे आप इसको यूज़ कीजिए ना एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। criminalizes sexual intercourse with a woman by deceitful means or making false promise कि प्रिय मैं तुमसे शादी करूंगा, and then you do sexual intercourse, then that activity is being criminalized, ठीक है। यानी कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट को लेके और थोड़ा हम इवॉल्व हुए, स्ट्रांग हुए। रिमूव द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, देशद्रोह। क्या है देशद्रोह भाई? सिटीजन का चार्ज लगा के किसी को भी 124 से लगा के और जेल के अंदर ठूस दिए, न ट्रायल न जेल, कुछ नहीं, डिटेंशन, ठीक है। तो ये तो अंग्रेज करते थे, हम क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं इसको? तो इसको रिमूव किया गया है, इसके सब्जेक्टिविटी को कम किया गया है और थोड़ा इसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करने का कोशिश किया गया है। हालांकि नई बोतल पुरानी शराब वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। एक्साइटिंग सेसेशन, armed rebellion or subversive activities, separatist activities or endangering the sovereignty or unity and integrity of India। ये जो नया वाला लॉ है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन करता है अच्छे से कि क्या है भाई। तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आप जानते ही हैं, डी कंपनी है ना, बिहार में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलता है, हर स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सरगना है वो चुनाव लड़के और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मज़े से क्राइम चलता है, ठीक है। 1857 का रिवेलियन हुआ था, तो फाइनली इसको जो आईपीसी जो कोडिफाई किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था, 1860 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। उसका सेवरल लॉ कमीशन आया जो इसमें अमेंडमेंट का बात करता रहता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, देख रहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, नाम बदल गया कि नाम ही से क्रिमिनल लग रहा, सुनी का लग रहा कि अरे यार आप पे कोई चार्ज खाली लग जाए सीआरपीसी का, तो ऐसा मन में फीलिंग आने लगता है कि हम क्रिमिनल तो नहीं हो गए। बट देखिए नाम चेंज हुआ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वेरी मच मॉडरेट एंड वेरी मच टॉलरेंट नोमेनक्लेचर है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सबको आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, जब ये आप एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, जैसे आपको सुन के भी खुशी हो रहा होगा कि अच्छा इस पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है। क्या है भाई? तो सीआरपीसी सबसे पहले 1861 में इनैक्ट किया गया था, ठीक है। 1860 में आईपीसी और 1861 में सीआरपीसी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड बाय फ्रेशली कोडेड सक्सेसिवली, ये वो दिस दैट सब कुछ, और फाइनली सीआरपीसी 1973 बना है, ठीक है। इसका की प्रोविजन जो नया वाला हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आ रहे हैं, उसका की प्रोविजन क्या है? डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल्स कौन है? फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हु हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड। इफ एन अक्यूज्ड हैज spend half of maximum period of imprisonment specified for an offense, he shall be released by the court on bail, ठीक है।
तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ मैक्सिमम पीरियड, जितना 5 साल का 6 साल का सजा है और मान लीजिए 2 साल का सजा उसने काट लिया है, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड, क्योंकि वो अंडर ट्रायल है, उसको अभी सजा ही नहीं मिला है, उसका ट्रायल अभी चल रहा है या ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। दे आर ओनली अंडर डिटेंशन, अंडर जुडिशियल कस्टडी, और वो गरीब है इसलिए उनका कोई काम नहीं चल रहा है, वो आज़ाद नहीं हो पा रहे, बेल नहीं मिल रहा है। तो कम से कम ये तो देखो यार कि गरीब है, उसका वकालत नहीं चल रहा है, वो वकील उसको नहीं मिला ठीक से, तो ठीक है 6 साल का सजा मैक्सिमम मिलता है इस क्राइम में, और 2 साल वो ऑलरेडी जेल में रह चुका है, जबकि ये साबित नहीं हुआ है कि उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। तो अब उसको बॉन्ड पे छोड़ो, और छोड़ने के बाद अपना ट्रायल चलता रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वेरी गुड रिफॉर्म। If an accused has spent half of maximum period of imprisonment, उसको बेल पे छोड़िए, बॉन्ड भी नहीं, बेल देना है, या तो बॉन्ड साइन कराना है। अगर हाफ कर लिया है कंप्लीट तो उसको बेल पे छोड़ो भाई, बेल इज नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपने अलग अलग जजमेंट में रीइटरेट करते रहता है, बार बार रिपीट करता है, लेकिन हो क्या रहा है उल्टा, बेल इज एक्सेप्शन एंड जेल इज नॉर्म। पकड़ा, जेल में चला गया, मजे आ गए उसके बाद। ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये वो इसमें अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे अंडर ट्रायल वगैरह पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया जाए, और मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, और ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 70% से ज़्यादा जो है जेल में जो लोग बंद हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, दे आर अंडर ट्रायल्स। सोचिए, जेल में 100 में 70 आदमी वो हैं जो साबित ही नहीं हुआ है कि उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, बट वो जेल में है। ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर दोज ऑफेंसेस जिसके लिए कम से कम 7 साल की सजा है। ठीक है, तो ये हो गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो उसमें भी उसका भी नाम भी चेंज किया गया, और बाकी थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया गया। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एडमिसिबल कोर्ट में नहीं माना जाता था, मोबाइल में आपको रिकॉर्डिंग दिखाते तो नहीं माना जाता, बट नाउ दे आर एडमिसिबल इन कोर्ट एज फर्स्ट एविडेंस, है ना, सब्सिक्वेंट एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे नहीं, या पासिंग रेफरेंस के तौर पे नहीं, सेम लीगल इफेक्ट एज पेपर रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपके साथ कोई क्राइम होता है और अगर मोबाइल में आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो एज ए सबूत काम करेगा। ठीक है, अलाउ ओरल एविडेंस, उसको भी अलाउ किया गया है, एंड दैट इज ऑल्सो अलाउड बाई गिविंग इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ज्वाइंट ट्रायल, मान लीजिए हम लोग 5 लोग मिलकर क्राइम करते हैं, ठीक है, किसी की हत्या कर देते हैं, और हम उसमें बहुत तेज निकले, हम भाग गए, आप 4 लोग पकड़े गए, आप 4 लोग पर ट्रायल चल रहा है और आपको सज़ा मिलेगा, और चूंकि हम भाग गए हैं तो हमको सज़ा नहीं मिलेगा, हम यही सोच के भागे, अभी तक ऐसा ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ज्वाइंट ट्रायल चलेगा, हम रहें या नहीं रहें, ये जो बाकी आप लोग चारों को सज़ा मिलेगा वही सज़ा हमको भी मिलेगा, और पुलिस पकड़ के लाएगी और जेल में ठूस देगी। दिस इज ज्वाइंट ट्रायल, आप स्कॉन्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड इफेक्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। सिपाही आता है आपको अरेस्ट करने तो बोलता है ना कि वारंट है, वारंट दिखाओ, तो सिपाही बोलेगा कि हाँ वारंट लेके आए हैं मजिस्ट्रेट से। लेकिन जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देंगे, किसी को चाकू मार देंगे, किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर करेंगे, तो वारंट का जरूरत नहीं है, घसीट के ले जाएगा कोतावली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है नॉन बेलेबल विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो होता है बेलेबल। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको छोड़ देना है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023, ये इसलिए आर्टिकल को हम यहाँ पे किए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपका हिस्ट्री यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा कि प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हमारे नेशनल मूवमेंट में। प्रेस नहीं होता तो जो आइडियाज़ हैं, नेशनलिस्टिक आइडियाज़ हैं, वो इंडिया के बंगाल से मान लीजिए शुरू हुआ तो वो महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचता। राजा राम मोहन रॉय जो सोच रहे हैं वो महाराष्ट्र कैसे आता। गुजरात में गांधी जी बैठ के साबरमती आश्रम में जो सोच रहे हैं वो बिहार कैसे पहुंचता। तो ये रोल जो है ना वो प्रेस ने निभाया है। आज का प्रेस, आज का मीडिया देखिए, दे आर ब्रेन वॉशिंग पीपल, लिटरली दे आर ब्रेन वॉशिंग। मतलब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी को भी वोट कर सकते हैं, बट इफ यू आर एन अवेयर्ड एंड एक्टिव सिटीजन, इफ यू आर एन मतलब जिसको सच में देश से मतलब है,
मीडिया का हाल देख लीजिए, प्रेस का हाल देख लीजिए। और अगर आपको रोना नहीं आता है तो फिर भाई भगवान मालिक है आपका, टू बी मोर फ्रैंक, है ना। तो उस समय प्रेस जो था उसको क्या किया जाता था, दबाया जाता था, ठीक है। सबसे पहला लॉ ही जो बना, देखिए, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, किसके अंडर, लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर। लॉर्ड वेलेस्ली क्या था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, कब्जा करो, हमला करो, कब्जा करो, हमला, त्राईमाम, कब्जा। और कोई अगर इसको क्रिटिसाइज कर दे तो दिक्कत है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय उनको लगा कि बिफोर अ पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन 1799, अगर आप टीपू सुल्तान आपको नहीं याद आ रहा है 1799 देख के, तो फिर आपको रिवीजन की जरूरत है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो ये वो दौर था। और टीपू सुल्तान का फ्रेंच के क्या साथ क्या रिलेशन था, और ट्री ऑफ लिबर्टी, जैकोबियन क्लब, ये सब अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर भाई रिवीजन कीजिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो सेंसरशिप लगा दिया गया कि पोटेंशियल फ्रेंच इन्वेजन हो सकता है, बट दिस वाज रिट्रैक्टेड इन 1818 बाय लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये जो शुरू ही हुआ है, कहाँ से हुआ है, सेंसरशिप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए नहीं, शुरू हुआ सेंसरशिप के लिए। फिर जॉन एडम्स आता है 1823 में, क्या करता है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन, वो भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये फिर मत पूछिएगा, अभी वो पीछे लेक्चर में कवर हो गया है। लाइसेंसिंग रेगुलेशन, लाइसेंस दे रहे हैं, अगेन फिर वही नेगेटिव कोनोटेशन। No one could start or continue to use a press without registration. Example, राजा राम मोहन रॉय का जो मिरातुल अकबर था has to cease publication due to this act. स्पेक्ट्रम में नहीं लिखा गया है, जाके अपने स्पेक्ट्रम में इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि राजा राम मोहन राय का मिरातुल अकबर जो है अखबार, उस अखबार को बंद करना पड़ गया, क्यों, ड्यू टू लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑफ जॉन एडम्स। दिस वाज अ ड्रैकोनियन प्रोविजन। प्रेस एक्ट ऑफ 1835 अंडर चार्ल्स मेटकाफ, जिनको कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए, आप नाम ही से लग रहा है प्रेस एक्ट। ये ठीक है भाई, रेगुलेट करो, लेकिन ऐसा मत करो कि एकदम से दबा दो, गला दबा दो, घोट दो, ग्रो करने दो। दिस वाज अ रे ऑफ लिबरेशन। और यही वो दौर था 1835 के बाद 1857 रिवोल्ट होने के पहले तक का, जो ये 20 साल 18 साल का समय था। वर्नाकुलर प्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट किया है इंडिया में। जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं सब अपना अपना पीरियोडिकल, सब अपना अपना किताब, सब अपना अपना अखबार निकाल रहे थे, है ना। और नहीं तो फिर एडिटर का काम कर रहे थे, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो। राजा राम मोहन रॉय का तो हालांकि डेथ ही हो गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर हो, देवेंद्रनाथ टैगोर हो, ये सब लोग। इंडियन वर्नाकुलर प्रेस सॉ रैपिड ग्रोथ अक्रॉस इंडिया बिटवीन 1835 से 1857। फिर 57 में क्रांति होता है, तब लगता है कह रहे भाई साहब इंडिया वाला तो जाग गया, सच में रिवॉल्यूशन का बात कर रहा है। अब इसको दबाने के लिए नया नया लॉ लाया गया, तो प्रेस को भी दबाया गया। द लाइसेंसिंग एक्ट देखिए फिर से घूम के आ गया लाइसेंस देने के लिए, एक्ट ऑफ 1857, है ना, रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। तो ये पर्सपेक्टिव है जो कि आपको समझना है कि प्रेस रिलेटेड जो, अब प्रेस पे कोई अगर आपसे ऐसे आ जाए लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखें, कंटेंट, थॉट प्रोसेस क्या होगा आपका, लाइन ऑफ थॉट क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें आप इस तरह से नहीं सोचेंगे तो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। और बस यही है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, प्रेसिडेंट गिव असेंट टेलीकॉम बिल को टू रिप्लेस 138 साल पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। अब देखिए, टेलीकम्युनिकेशन अब हमारा सैटेलाइट से चल रहा है, लेकिन रेगुलेट किस लॉ से हो रहा था, 138 साल पुराना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट से। तो नेगेटिव एग्जाम्पल में गवर्नेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स में इसको गिना सकते हैं कि भाई देखिए आईपीसी को रिफॉर्म किया, सीआरपीसी को रिफॉर्म किया, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिफॉर्म किया, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लेके आए, टेलीग्राफ एक्ट जो था इतना पुराना उसको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, रिप्लेस किया गया। ट्राई एक्ट 1997 उसको भी अमेंड किया गया, 97 बताइए 30 साल पहले का, इसको रिफॉर्म किया गया, अमेंड किया गया इसको। तो दिस इज पॉजिटिव स्टेट फॉर गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के उसमें इसको लिखेंगे। और याद क्या रखना है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है वो ऑक्शन के द्वारा होगा, कोई इधर उधर लंदफंद नहीं होगा, सीधा एलोकेशन होगा। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए भी दिया गया है, एक तो ऑक्शन के द्वारा स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा, और स्पेसिफिक यूज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, उसके लिए अलग से स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो रॉ वाला अब थोड़े ना जियो से बात करके अब बोलेगा कि भाई हमको स्पेक्ट्रम चाहिए, रॉ वाला के लिए अलग से स्पेक्ट्रम दे दिया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट सर्विस वगैरह सब कुछ ये पहली बार किया गया है, ठीक है।
राइट ऑफ वे क्या होता है? एंटिटीज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन सीक राइट ऑफ वे ओवर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तब वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो हमको राइट ऑफ वे चाहिए। अब उसके लिए कंपनसेशन पैसा वगैरह देना होगा तो दे देंगे। इंटरसेप्शन एंड सर्च किया जा सकता है, इंटरसेप्ट कॉल को सर्च किया जा सकता है ना। यहाँ पे फिर प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, BN श्री कृष्णा कमेटी, KS पुट्टास्वामी जजमेंट, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सब पे राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये सब नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देश के सिक्योरिटी का बात है, पब्लिक ऑर्डर का बात है, ठीक है। कल को जब आप DSP बनेंगे और CID में जाकर DSP बनेंगे तो बैठ के वही कॉल रिकॉर्डिंग ही सुनना होगा सबका कि कौन क्या बतिया रहा है, कहाँ पे बम फोड़ने वाला है, कहाँ पे क्राइम करने वाला है। फिर आपके अंदर ईमानदारी होगा तो फिर उस पर एक्ट करेंगे। इंटरनेट शटडाउन क्यों इंपॉर्टेंट है? जम्मू कश्मीर में यार बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है और ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन भी जो है वो फंडामेंटल राइट में, राइट टू फ्रीडम के अंदर में तो आता ही है ना। अपना एक्सप्रेशन कैसे हम देंगे, कॉमर्स बिजनेस वगैरह कैसे करेंगे, है ना। तो दिस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन वही है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, तो सरकार को जब मन करता है तो इंटरनेट शटडाउन कर देती है। दिस इज नॉट गुड, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या है? कोई आपसे बोल देगा, ऑप्शन में दे देगा कि हाँ पूरा कंप्लीटली खत्म, नहीं। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंटरनेट कंप्लीटली और स्लो डाउन स्पीड या रेस्ट्रिक्ट सर्टेन कंटेंट। नेट तो चल रहा है लेकिन कुछ वेबसाइट नहीं खुल रहा है, नेट तो चल रहा है लेकिन स्लो चल रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैसेज जा नहीं रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट शटडाउन। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये रेगुलेट होता है, जो कि अब रिपील कर दिया गया और नया लॉ लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था, ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विस इनडेफिनेटली इज इम्परमिसिबल। इनडेफिनेटली आप कैसे कर सकते हैं? टेम्पोररी ड्यूरेशन के लिए कि हाँ भाई एकदम दंगा फसाद हो रहा है तो उस समय आप कर दिए, खत्म हुआ आप चालू कर दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज कीजिए ना, जितना शटडाउन करने का जरूरत है उतना ही कीजिए, उतना ही टाइम के लिए और उतना ही एरिया में, उतना ही स्पेस में। टाइम और स्पेस का ध्यान रखिए। एंड मस्ट नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन। और शटडाउन कौन करता है? सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में, उनको यह पावर मिला हुआ है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A एंड आर्टिकल 19 1G के तहत आता है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट। तो फंडामेंटल राइट इसको जैसे तैसे मत कर कीजिए भाई, है ना। तो ये चीज है। चलिए, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग कब? इमरजेंसी के समय, इंदिरा गांधी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस समय पे ये लॉ इसलिए लाया गया कि इंदिरा गांधी को लगता था कि जो बाकी की विपक्षी दल है उनको सब बाहर से फंडिंग हो रहा है और उस फंड का यूज गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने के लिए हो रहा है। तो FCRA एक्ट लाया गया टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशन टू इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस, ठीक है। और जो भी सरकार आती है सत्ता में वो इसका यूज मिसयूज अपने हिसाब से करते रहती है, चाहे वो आज का सरकार हो, चाहे पिछला सरकार हो, चाहे अगला जो सरकार अभी आएगा वो। एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? जो भी एनिमी नेशन है उसका प्रॉपर्टी हमारे देश में है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान का कोई प्रॉपर्टी है या वैसा आदमी जो उसका प्रॉपर्टी है और वो पाकिस्तान चला गया तो वो प्रॉपर्टी जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी है। तो इस ऐसा 2 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है इंडिया में पूरा टोटल वैल्यूएशन उसका। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत में है, ठीक है। और इसके लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जो इसका देख रेख करता है, ठीक है। तो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, बस ये आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी और एसेट हेल्ड और मैनेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ एन एनिमी सब्जेक्ट और एन एनिमी कंपनी, है ना। कोई पर्सन भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकता है, एनिमी सब्जेक्ट है या एनिमी कंपनी है। पाकिस्तान का कंपनी है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी है अगर इंडिया में है तो। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया, सेपी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी के अंदर में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़, ठीक है। यही बात बार बार बोलते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, स्टैट्यूटरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है। पिछले वीडियोज में बता ही दिया। जो आर्टिकल्स के तहत में है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो पार्लियामेंट के एक्ट से बना है दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और जो सरकार के ऑर्डर से बना है दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसको ख़त्म करना ये सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है। ये उससे थोड़ा सा एक लेवल कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक्ट से बना है, पार्लियामेंट इसको आगे पीछे कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले में फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए। और ये तो एकदम ही मतलब कि सरकार कहेगी उठ
तो उठ कौआ उड़, तो कौआ उड़, बउआ उड़ तो बउआ उड़, वो बोला हिसाब किताब। ठीक है, लोकपाल 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 मूवमेंट चला था, उससे पूरा सरकार वरकार सब बन गया, दिल्ली में चेंज हो गया आम आदमी पार्टी, और आज तो नेशनल पार्टी बन गई है और पूरी पार्टी जेल में है, तिहाड़ में, है ना। तो ये लोकपाल मूवमेंट ही था अन्ना हजारे जी का, और अन्ना हजारे जी पता नहीं कहाँ हैं अभी, अब तो कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होते हैं। काम क्या इनका है क्या? ठीक है, लोकपाल इज अ नेशनल एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन, है ना। एंटी करप्शन रोकने के लिए जो नेशनल लेवल पे ओम्बुड्समैन है उनको लोकपाल बोला जाएगा, जो कि कंप्लेंट्स देखते हैं अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स विच आर डिफाइंड अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। एक्ट पास हो गया था 2013 में। इनका काम क्या है? करप्शन के चार्जेस को देखना, और करप्शन के चार्जेस को देखेंगे किसके खिलाफ? अब ऐसा तो है नहीं कि रोड पे ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो पैसा ले रहा है तो उसके खिलाफ देखेंगे। बड़े बड़े पीएम, सीएम, डीएम, कोई बैंक का बड़ा अधिकारी, तो उन पे कोई करप्शन चार्जेस है तो लोकपाल उसको देखेंगे अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। ये लोकपाल एक्ट में लिखा गया। ठीक है, इसके लिए फिर इनको क्या चाहिए होगा? एजेंसी चाहिए होगा जांच वगैरह करने के लिए, तो सीबीआई, सीबीसी सब इनको हेल्प करेगा, स्टेट पुलिस हेल्प करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट हेल्प करेगा। फंडिंग चाहिए तो सरकार फंड देगी। अपॉइंटमेंट कैसे होगा तो उसका पूरा प्रोसीजर डिटेल में डिस्कस किया गया है इस लॉ में। ठीक है, तो ये चीज़ है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, उसके तहत लोकपाल आते हैं। काम इनका ये है। दो लोकपाल कम इनटू बीइंग इन 2019, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी हैज़ नॉट येट बिन अपॉइंटेड। 2019 में लोकपाल आ गया, बट डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो है अपॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, और लोकायुक्त जो है इस लोकपाल नेशनल लेवल पे, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे। महाराष्ट्र में 1971 में ही थे, केरला में 1999 में ही थे। ठीक है, दे शैल हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर किसके? सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलएज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज एज वेल एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो ये प्रीलिम्स में आपको भ्रमित करने के लिए दिया जा सकता है कि प्राइवेट को नहीं करेगा लोकपाल। लोकपाल लोकायुक्त तो सुन के सरकारी सरकारी टाइप लग रहा है, नहीं भैया, करप्शन, मेन फिलॉसफी करप्शन। अब प्राइवेट एंटिटी कोई बहुत बड़ा एंटिटी है, सरकार से लेना देना है, टेंडर ले रही है, बाकी काम कर रही है, तो क्यों नहीं करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल इनको कटघरे में खड़ा करेगा? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, क्यों नहीं करेगा? तो करप्शन को ध्यान में रखना है, मेन इशू करप्शन है, उसको ठीक करने के लिए बाकी काम किया जा रहा है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है इसका? कंपोजिशन ये है भैया कि 50% जो मेंबर है वो जुडिशियल मेंबर होंगे पूरे बोर्ड में, और 50% शैल बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ठीक है, तो ये 5 क्लास है। अगर 10 मेंबर हैं तो 5 जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, और 5 मेंबर जो हैं वो इस कम्युनिटी से आना चाहिए। ये कंपोजिशन होना चाहिए। 5 साल का टेन्योर होता है, या 70 साल के एज तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कमेटी का रिकमेंडेशन। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर स्वयं, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट। 1, 2, 3, 4, 5 लोग का सिलेक्शन कमेटी है, वो सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इंक्वायरी का टाइमलाइन 60 डेज फॉर कंप्लीटिंग द इंक्वायरी एंड 6 मंथ टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी कि 8 महीने में सब कुछ रफा दफा हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर में। क्यों टाइमली? ये टाइम वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि भाई जस्टिस जो है ना हमारे यहाँ बहुत डिलेड है। तो डिलेड जस्टिस के इरा में अगर कोई लॉ बनता है और वो इस तरह का टाइमलाइन फिक्स करता है, और खासकर लोकपाल लोकायुक्त टाइप का एक्ट जो है वो फिक्स करता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिजिड नहीं होता, ये तो पता ही है, एक्सटेंडेड बाय लोकपाल ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम सीबीआई। पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई, केसेस रेफर्ड टू देम बाय लोकपाल। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर ऑफ सीबीआई, जो जांच कर रहा है लोकपाल का केस, लोकपाल के अंडर में है, और वैसे ऑफिसर्स का अगर ट्रांसफर करना है तो यू नीड अप्रूवल ऑफ लोकपाल। ठीक है, रिमूवल कैसे होगा? रिमूवल होगा बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी बाय एससी। फॉर दैट अ पिटीशन हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिटीशन साइन करके देंगे तब जाके इनको हटाया जाएगा। जुरिडिक्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपी, ग्रुप A, B, C, D ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
एनी सोसाइटी और ट्रस्ट और बॉडी दैट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अबव ₹10 लाख। तो ये था लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। ठीक है, अब आते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के पास। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? जस्ट अ सेकेंड, हैव सम वाटर। Okay. Supreme Court has asked the center to set up a fresh delimitation commission to ensure a proportional representation of the communities specified as scheduled caste and scheduled tribe as mandated under the constitution. ठीक है, जितना उनका पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये काम किसका है? डीलिमिटेशन कमीशन का, क्योंकि नंबर ऑफ सीट और एरिया ऑफ सीट यही डिसाइड करती है डीलिमिटेशन कमीशन। तो है क्या? आर्टिकल 82 में लिखा गया है कि डीलिमिटेशन कमीशन एक होगा और डीलिमिटेशन कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करेगा कि देश में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, उसका एरिया क्या होगा, है ना। वो एरिया ड्रॉ करते हैं इधर से इधर तक, किस ब्लॉक से लेके किस ब्लॉक तक रहेगा। फिर वो देखते हैं कि उसमें किस पर्टिकुलर कम्युनिटी का कितना पॉपुलेशन है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन उस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इसी के तहत पार्लियामेंट इनेक्टेड अ डीलिमिटेशन एक्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन नंबर एज वेल एज बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आफ्टर एवरी सेंसस। जो पीछे हम लोग नारी बंधन स्कीम नारी बंधन एक्ट जो आया विमेन रिजर्वेशन के लिए, वहाँ पे ही बात चल रहा था। तो आफ्टर एवरी सेंसस डीलिमिटेशन कमीशन को जो है वो करना होता है। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन एक्ट बना हुआ है। जो इसका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, एंड नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल देयरइन बाय देम। द कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर आर लेड बिफोर द हाउस ऑफ पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंसर्न। बट वो जो कॉपी ले किया जाता है, मतलब वो जो डीलिमिटेशन कमीशन का पूरा रिपोर्ट है कि कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा और क्या एरिया होगा किसका किसका, उसमें मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। डिसीजन फाइनल है, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चाहे करंट या रिटायर्ड, दे विल बी चेयरमैन, द चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया और रेस्पेक्टिव स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है, याद रखिएगा इसको। डीलिमिटेशन इंडिया में कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डीलिमिटेशन को फ्रोज कर दिया गया था और बोला गया था कि आफ्टर 2000, जब सेंसस 2000 में होगा तब देखा जाएगा। फिर 2002 में सेंसस होता, मतलब ये जो इधर वाला 2000-2001 के आसपास वाला जो सेंसस हुआ, तो 84वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसने फ्रीज कर दिया 25 साल के लिए, यानी टिल 2026 तक के लिए, कि कोई रीड्राइंग नहीं होगा बाउंड्री का। ठीक है, इसके पीछे क्या था रीज़न? पॉपुलेशन कंट्रोल करना। अगर डीलिमिटेशन चलते रहता तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाता। तो मान लीजिए बिहार में आज 40 सीट है, 40 के जगह हो सकता है कि 80 सीट्स होता ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो जो जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून बनाया जा रहा था, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो इनिशिएटिव स्टेप्स लिए जा रहे थे, उसको स्टेट गवर्नमेंट ठीक से फॉलो नहीं करता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अरे भाई बल्ले बल्ले जनसंख्या बढ़ रहा है तो सीट्स भी बढ़ रहा है, तो पॉलिटिक्स में हमारा से भी बढ़ जाएगा। 80 सीट होगा तो 80 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, है ना, तो ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जीतेंगे। तो इसलिए फ्रीज कर दिया गया कि भाई थोड़ा जनसंख्या पे भी ध्यान दिया जा सके। ईडी का बड़ा सुनते रहते हैं कि ईडी का छापा पड़ जाता है। ठीक है, तो ईडी किसके अंडर में आता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। सीवीसी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ईडी को लेके बड़ा वो चल रहा था कि एक्सटेंशन जो दिया गया है वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, 2 ईयर का टेन्योर होता है बट कैन बी गिवन 3 एनुअल एक्सटेंशन, और यही एक्सटेंशन के वजह से जो है ये चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संजय कुमार मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर थे, उनको जो एक्सटेंशन मिला है वो सही नहीं है। ठीक है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के पास। ठीक है,
क्या क्या कर सकता है वो देख ही रहे हैं। मेनली आपके पास एग्जाम में आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एक्ट सीबीसी एक्ट 2003 के लिए, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है, तो सीबीआई को पहले देख लीजिए कि सीबीआई है क्या, और उसके बाद सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बेसिकली सीरियस करप्शन चार्जेस, करप्शन क्राइम वगैरह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। संतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था टू प्रिवेंट करप्शन, ठीक है। और इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, जैसे ईडी को सीबीसी एक्ट के तहत किया जाता है, तो इसके लिए डीएसपीई एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। कंपोजिशन क्या है? हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, अपॉइंटेड बाय ए 3 मेंबर कमिटी। तो जो डायरेक्टर है सीबीआई की, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्टी इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों मिलकर करते हैं। टेन्योर 2 साल का होता है, 3 एनुअल एक्सटेंशन मिल सकता है, इस मामले में ईडी के बराबर में। फंक्शन क्या है? कॉम्बैटिंग करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम है, वायलेंट क्राइम है, साइबर क्राइम, हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, ये सब चीज़, और इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करना इंडिया में सीबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सीबीआई के बारे में एक ब्रीफ हो गया। सीबीआई जो है वो स्टेट में भी आप सुनते होंगे कि कोई क्राइम होता है तो जो विक्टिम है वो बोलते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि जांच सीबीआई से करवाई जाए, है ना। क्योंकि सीबीआई को जब कोई जांच करना होता है ना किसी स्टेट के टेरिटरी में घुस के, तो उसके लिए क्या है कि एक जनरल कंसेंट स्टेट से दिया जाता है कि हाँ ठीक है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो जनरल कंसेंट जो है वो वापस ले लिया जाए तो सीबीआई फिर वहाँ पर जाके जाँच नहीं कर सकती है। और वही हो रहा है, जो भी नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट है वहाँ पे बीजेपी के साथ टसल चल रहा है, तो वहाँ पे जनरल कंसेंट जो सीबीआई को दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको वापस लिया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, जैसे मिजोरम में हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ। तो सीबीआई ऑफिशियल्स वहाँ पे घुस के अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। इफ कंसेंट इज नॉट ग्रांटेड दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ पुलिस पर्सनल्स, है ना। और कुछ स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक कंसेंट मिलता है सीबीआई को, केस बाई केस बेसिस पे। तो ये जनरल कंसेंट, स्पेसिफिक कंसेंट बेसिकली बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसेंट देती है तब जाके ये जो सेंट्रल एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। फेडरलिज्म का ये खूबसूरती है इंडियन फेडरलिज्म का कि सेंटर और स्टेट को इक्वल्स हैं, ऊपर नीचे नहीं है। स्टेट अपने डोमेन में राजा है भाई। सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो तभी घुसेगा जब हम जनरल कंसेंट देंगे, नहीं देंगे तो नहीं घुस सकता है, ठीक है। तो फेडरलिज्म के एग्जाम्पल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में दे सकते हैं। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, झगड़ा चल रहा है, फेडरलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसमें सीबीआई का इशू दे देंगे। बीएसएफ का जो टेरिटरी है उसको लेके इशू चलते रहता है, तो 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है, तो उसको लेके चलते रहता है इशू। तो ये दे सकते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उसको सेंट्रल एजेंसीज के कंट्रोल, उनके ज्यूरिडिक्शन, उनके टेरिटरी और उनके पावर को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में टसल चलते रहता है, जो कि नहीं है अच्छा, और इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सब कुछ सीबीआई देखती है। सुओ मोटो केस भी लेती है सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ एवर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना, उसको जनरल कंसेंट का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को जिधर बोल देगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन, उनके ऑर्डर पे सीबीआई को जाके जांच करना पड़ेगा। कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट टू हेल्प विद द जनरल कंसेंट एंड टू हेल्प विद द स्पेसिफिक कंसेंट ऑफ द स्टेट। यह जुडिशरी है, इसका काम है कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल 142, 143 पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर्स में। तो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। तो सीबीआई पे इतना पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ठीक है। जनरल कंसेंट क्या होता है? इट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू सीबीआई कैन बी इधर जनरल और केस स्पेसिफिक। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया। एनसीसी क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प, लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है। 75वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 है। पंडित एच.एन. कुंजरू कमेटी था, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था नेशनल कैडेट कॉर्प। एम क्या है? अपने यूथ को ऑर्गेनाइज करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको मोटिवेटेड रखना है ताकि वो नेशनल सर्विस कर सके, नॉर्मल कंडीशन में भी, पीसफुल कंडीशन में भी, लड़ाई झगड़ा टेंशन के कंडीशन में, वॉर के कंडीशन में, है ना। तो इसको बोलते हैं एनसीसी, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट के तहत है। एच.एन. कुंजरू का नाम याद रखिएगा।
ठीक है। स्टूडेंट्स को वॉलंटरी है, स्टूडेंट पे कोई लाइबिलिटी नहीं है फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज, एक्टिव मिलिट्री सर्विस नहीं करना है। यहीं पे एनसीसी और एनएसएस के बीच में डिफरेंस है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम है, जबकि ये एनसीसी है, ये स्कूल के टाइम पे ही खत्म हो गया। इसको तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के तहत आता है। नेशनल सर्विस एंड मिलिट्री करियर है, ये कम्युनिटी सर्विस के लिए है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये एक्ट के तहत बनाया गया है। यहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीसी और ये एनएसएस। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? रवनीत कौर बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत है, यानी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन होगा? कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कॉमन सेंस, कंपटीशन कमीशन, मार्केट में कंपटीशन, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री इसको गवर्न करेगा। और रवनीत कौर जो है वो फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन इसकी बनी है। अपॉइंटमेंट कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है? हेडेड बाय चेयरमैन। क्या करती है? हाई लेवल अपॉइंटमेंट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, पब्लिक इंटरप्राइजेज में, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई नहीं, एसबीआई, ये सब चीज़ें जो है, आरबीआई भी, तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। एंड इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी कितना मजबूत है, अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ आपका सेटिंग हो तो सोचिए कि आपका अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बोलते हैं ना कि करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये गवर्नमेंट का मुखपत्र है, नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो ये सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, और यहीं से सारे कोचिंग वाले, यहीं से विजन, यहीं से फोरम, यहीं से बाकी जो भी चिंटू मिंटू जो पटना में चलते हैं कोचिंग, वो पटना वाले तो शायद यहाँ से कॉपी भी नहीं करते होंगे, तो ये कंटेंट कॉपी करते हैं और उसके बाद हमारे तक पहुँचाते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत ये कंट्रोल किया जाता है। फंक्शन क्या है? इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है भैया? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? कहीं पे आपको यहाँ पे एक्ट दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका पूछ देगा, एक ऑप्शन में रहेगा कि स्टैट्यूटरी है, एक में रहेगा नॉन स्टैट्यूटरी, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये ब्यूरो है, ठीक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नाम में ब्यूरो लगा हुआ है। तो इस तरह का जो भी ब्यूरो वगैरह रहेगा ना, तो वो जनरली किसी एक्ट से गवर्न नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें सीबीआई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम नहीं ले लेना है कि वो तो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत आता है, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, मालदीव के सिविल सर्वेंट को देखिए दे रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आते हैं। एनआईए, ये भी बहुत चर्चा में रहता है, एनआईए एक्ट के तहत है। 26/11 का जो अटैक मुंबई में हुआ था, उसका एनआईए एक्ट बनाया गया था। फेडरल काउंटर टेरर एजेंसी है, टेररिज्म से लड़ना इसका काम है। आउटसाइड इंडिया भी अगर कोई एक्टिविटी होता है उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सपना होता है यूपीएससी में क्वालिफाई करने के बाद लास्ट होता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे, इतने पावरफुल होंगे, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसके की हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसके की मेंबर होम मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। तो वो करती है। सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस पे होता है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है सीनियोरिटी एंड मेरिट, यानी कि ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर को जिसको मन होगा उसको बनाएंगे, ठीक है। ये हेड होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के लिए, कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी का काम क्या है? सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज बनाना है, राइट एटीट्यूड, उनका स्किल अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अब एआई के ज़माने में अगर आपको लैपटॉप ठीक से चलाना नहीं आता है, एडिटिंग करना नहीं आता है, देन दिस इज सेम। तो इस सेम को खत्म करने के लिए मिशन कर्मयोगी लाया गया, ताकि सिविल सर्विसेज को एक राइट एटीट्यूड में लाया जा सके, एक राइट नॉलेज डोमेन में लाया जा सके। मिशन कर्मयोगी। गुड गवर्नेंस डे क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। 25 दिसंबर है या 26 दिसंबर है? प्लीज समबडी कंफर्म दिस इन कमेंट बॉक्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन पे 26 नवंबर को तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग मनाते हैं, और 26 नवंबर को ही वर्गीस कुरियन का भी हैप्पी बर्थडे है, जो कि अमूल को इतना बड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है वर्गीस कुरियन को, ठीक है। तो ये 25 दिसंबर थोड़ा कंफर्म करेंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। एंड आई थिंक यूपीएससी लास्ट टाइम या बीपीएससी में ये पूछा गया है ये सवाल,
ठीक है। विकास पूछ लेगा क्या है भाई, तो वही सिविल सर्वेंट को लेके कोई काम चल रहा है, दैट इज विकास। माई आई गॉट सिविल सर्वेंट वाला मिशन कर्मयोगी, ठीक है। 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी क्या है? पॉलिसी बनाना है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। देख लीजिए सारा चीज़ में आपको वही बनेगा, क्योंकि या तो कोई एक्ट बना है तो कोई पॉलिसी स्कीम लेके आएंगे, उसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आगे इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, फिर वो इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा वो उस पर ध्यान देंगे, उसके कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएंगे, उसको फंडिंग देंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी उसमें इनबिल्ड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, टेक्नोलॉजी का ये दोनों पार्ट हो गया, उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे, फिर ऑडिट करेंगे, सिटीजन्स के ग्रीवांस को एड्रेस करेंगे। फ्रेमवर्क वही रहेगा मेंस के आंसर का, बस वो जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेमवर्क अगर आपके दिमाग में है ना, तो मेंस का आंसर राइटिंग आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। फ्रेमवर्क क्लियर नहीं है ना, तो 10,000 आप आंसर लिख लीजिए इधर उधर कोचिंग का मटेरियल लेके, यू विल नॉट गेट द नैक ऑफ आंसर राइटिंग, because answer writing is not answer writing. You will have to learn answer building, how to build an answer, like how we build our home, building, roof, foundation, column, plaster, तब जाके डेंटिंग, पेंटिंग, सजावट। ऐसा पहला दिन पूरा प्लास्टर नहीं कर देना है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, इसको डॉन ऑफ सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट बोला जाता है भाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया कि सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आप सवाल पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को आरटीआई भेज सकते हैं, आप प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को भेज सकते हैं, अपने मुखिया को भेज सकते हैं, बीडीओ को भेज सकते हैं, हालांकि हम लोग भेजते नहीं हैं। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो जहाँ 10-20 आरटीआई तो मार ही दीजिए। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे आरटीआई मार दीजिए कि कितना केस आया 1 साल में, कितना आपने सॉल्व किया, कितना मर्डर चार्जेस आया, कितना करप्शन चार्जेस आया, ये वो एकदम मार दीजिए। दरोगा आपका नाम जान जाएगा अगर भाई कौन आदमी है भाई परेशान कर रहा है। अपने ब्लॉक में आप आरटीआई मारिए कि स्कीम में कितना पैसा आया, आपके पंचायत को कितना मिला, कितना खर्च हुआ, ऑडिट रिपोर्ट मांगिए आप उससे। दिस विल शो दैट यू आर अवेयर्ड सिटीजन। रेस्पेक्ट भी मिलेगा, जो गलत कर रहे हैं वो डरेंगे भी आपसे, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। और कुछ नहीं होगा तो पंचायत का चुनाव तो लड़ना ही है, बोले ही आपको बुलाइएगा प्रचार करने के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, एनी इंडियन सिटीजन कैन रिक्वेस्ट एनी इन्फॉर्मेशन विच इज सपोज टू बी इन पब्लिक नॉलेज। एनी इन्फॉर्मेशन, जब भी कहीं पे भी एनी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप प्रधानमंत्री से पूछेगा कि सुबह नाश्ते में क्या किए थे, तो उधर से फिर ईडी भी लाएगा आपके यहाँ रेड मारने के लिए। एनी इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमेशा याद रखना है। फंडामेंटल राइट तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना। तो एनी इन्फॉर्मेशन मतलब आप रॉ को आरटीआई करके नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान में हमारा कितना एजेंट एक्टिव है, इस्लामाबाद में हम कौन सा भी ऑपरेशन चला रहे हैं, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नेशन का सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ये भी तो रखना है। तो ये सब को एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए इंडियन सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। दैट इज द टास्क ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। 2005 में ये एक्ट बना था। अब जब पब्लिक अथॉरिटी का बात करते हैं आरटीआई के अंदर, तो पब्लिक अथॉरिटी मतलब सिर्फ सरकारी नहीं, एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी आ गया, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट आया, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टैट्यूटरी बॉडी आ गया, बॉडी ओन, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जिसको कि सब्सटेंशियल फाइनेंस मिल रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भी आरटीआई के अंदर में आएगा। यानी कि आपके एरिया में कोई एनजीओ एक्टिव है, आप उसको आरटीआई करके उससे जवाब मांग सकते हैं अगर वो सरकार से फंड ले रही है तो, कि क्या काम कर रहे हो, हमको पूरा ब्यौरा दो और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगिए, और टाइम बाउंड मैनर में उसको आपको जवाब देना होगा। अगर नहीं देता है तो फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगा। और इसके लिए क्या है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पे आप ग्रीवांस जाके देंगे कि भाई हम इन्फॉर्मेशन मांगे, नहीं मिला, और फिर उस पर कार्रवाई होगा, उस पर फाइन लगेगा। Request in writing or through electronic means to the Central Public Information Officer or a state PIO
फिक्स द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 7 आरटीआई एक्ट का। तो ये सब सेक्शन याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना कि टाइम लिमिट में इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ में जैसा स्पीकर को कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि आप कब तक डिसाइड कीजिएगा, तो 20 साल तक तो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा कि आपने मांग लिया इन्फॉर्मेशन, हाँ हाँ दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बन रहा कागज तैयार हो रहा है, ड्राफ्ट कर रहे हैं अभी। अब 10 साल लग जाएगा उसको इन्फॉर्मेशन देने में, तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे, उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गांव का मुखिया बदल जाएगा, शहर का जो एमएलए है वो बदल जाएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी बदल जाएगा, तो उस इन्फॉर्मेशन का फिर आप क्या करेंगे। तो दैट्स वाई टाइम लिमिट में इन्फॉर्मेशन देना काम है, आरटीआई एक्ट ऐसा बोलता है। एग्जेम्पशंस वही आपको बता दिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कहीं पे भी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसीलिए कभी भी जब आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिले ऑप्शन में, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एक्सट्रीम नहीं हो सकता है, बीच में सारा खेला होता है ना। कोई भी चीज़ 0 या 1, ब्लैक और वाइट एकदम नहीं होता, बीच वाला पोर्शन में हमारा लाइफ चलता है, बीच वाले में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, बीच में ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चलता है, कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस है। वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हम एकदम से राम या एकदम से रावण नहीं है, हम इंसान हैं, बीच वाले हैं, है ना। तो जो लॉ भी बनता है वो भी आपको स्पेस बीच में ही देता है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, रॉ, आईबी, सर्ट, इन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ सीआईसी का देख लीजिए, सीआईसी कितना इंपॉर्टेंट है, आप बस इससे समझ सकते हैं कि यूपीएससी के मेंस 2019 में या 20 में, ठीक है, आप जाके चेक कीजिए, मेंस में ये सवाल आया हुआ है। जिस साल सीआईसी में अमेंडमेंट हुआ था उसी के जस्ट अगले मेंस में ये सवाल आया हुआ है। तो दैट मच इंपॉर्टेंट दिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बना है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ऑब्वियस सा बात है, प्रेसिडेंट करेंगे। कमिटी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। हर जगह कमिटी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप एक 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 पर्सपेक्टिव जानने के लिए ले सकते हैं कि भाई जो सीआईसी बन रहा है उसको लेके कौन जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, अगेन देखिए गेम 2:1 हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे उसको बना सकते हैं, यही तो खेल है। और फाइनल स्टाम्प प्रेसिडेंट लगाएंगे। टेन्योर 3 साल 65 साल एज, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का पावर है, तभी तो सम्मन करेंगे, डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये चीज है, ठीक है। चलिए, आधार, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में आधार पे सवाल आया हुआ है, कितना डिजिट होता है, ठीक है। तो 12 डिजिट होता है। नो रेसिडेंस कैन हैव, इसी से अगर आपको एमसीक्यू बना दिया जाए ना तो 95% लोग गलत कर जाएंगे। कैसे? अभी देख लीजिए। और ईमानदारी से आप फीडबैक में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि क्या ये सारी चीज़ें आपको पता थी या एग्जाम में आता तो आप सही कर पाते। 12 डिजिट, चलिए यहाँ तक आपको पता होगा। नो रेसिडेंट कैन हैव अ डुप्लीकेट नंबर सिंस इट इज लिंक टू देयर इंडिविजुअल बायोमेट्रिक। तो सही बात है, बहुत लोग को ये भी पता होगा कि भाई आपको जो है वो 2 अलग अलग आधार कार्ड नहीं रख सकते हैं। रैंडम नंबर होता है, डज नॉट कैप्चर डिटेल लाइक कि आप किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, इनकम क्या है, हेल्थ क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये कैप्चर नहीं करता है। बट कास्ट तो आ ही जाता है नाम के टाइटल से, नाम से तो पता चल ही जाता है रिलीजन। इनकम नहीं पता चलेगा, हेल्थ नहीं पता चलेगा, ज्योग्राफी तो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो नहीं पता चलेगा, बट एड्रेस वेड्रेस से तो ज्योग्राफी पता चल ही जाता है। बट ये याद रखिएगा, रैंडम नंबर है, डिलिबरेटली चीज़ों को कैप्चर नहीं किया जाता है। आधार इज मैंडेटरी और नॉट, आधार पे बहुत डिस्कशन चला कि मनी बिल के रूप में इसको पास कर लिया गया, राज्यसभा को बाईपास कर दिया गया, स्पीकर ने अपने पोजीशन का मिसयूज़ किया है, आधार को मनी बिल के रूप में क्यों पास किया गया, है ना। राइट टू प्राइवेसी आ गया है, तो राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो फिर आधार को क्यों मैंडेटरी किया जा रहा है। बोले ना, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, बीच में होता है। अगर वेलफेयर करना है, अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक बैलेंस बना के हम लोग चल रहे हैं। एकदम से फंडामेंटल राइट या एकदम से डीपीएसपी पे नहीं लुझ जाएंगे, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग बेड रॉक विच इज क्रिएटेड बाय फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, है ना। एक तरफ फंडामेंटल राइट, एक तरफ डीपीएसपी है, तो इसके बैलेंस में चल रहा है। मिनर्वा मिल केस में ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था, ये जजमेंट था, ठीक है।
क्योंकि इसके बीच में हमेशा टसल चलता रहता है। गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम लेके आना, उसके लिए डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन फंडामेंटल राइट रास्ता में रोड़ा अटका देता है। जैसे आधार यहाँ पे रोड़ा अटकाएगा, बोलेगा राइट टू प्राइवेसी, तो फिर आधार को मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं? और सरकार का कहना है कि हमको वेलफेयर स्कीम लेके आना है, लेकिन उसमें लीकेज वगैरह होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम आधार के साथ अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आधार इज़ मैंडेटरी फॉर रिसीविंग सब्सिडी और बेनिफिट, ठीक है, इसमें कोई दो मत आपको नहीं होना चाहिए। फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने गौर नहीं किया, रेसिडेंट वर्ड लिखा गया था, सिटीजन नहीं लिखा गया था। आधार जो है किसी कंपनी का भी बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। Aadhaar is not a proof of citizenship. You are just a resident of this country, and that's why you are getting an Aadhaar number, and this is mandatory in the case if you have to receive subsidy or benefit under section 7 and filing income tax return. ठीक है, तो ये है आधार का लब्बो लुआव। क्या लेते हैं? 10 फिंगरप्रिंट, 10 हाथ का, एंड 2 आइरिस, दोनों आँख का, ठीक है भाई। जिसका एक आँख है तो उसका एक ही आँख कर लेगा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आधार एक्ट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आया था, राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन कोर्ट ने अपहेल्ड किया, अफर्म्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसका? आधार एक्ट का। बोला डज नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट, मैंडेटरी फॉर एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम, बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन पीपल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट और फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन। वेलफेयर स्कीम के लिए तो मैंडेटरी है, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाना है या इंटरनेट कनेक्शन लेना है, मोबाइल का सिम कार्ड लेना है, कंपनी बोले बिना आधार के नहीं देंगे, तो उस कंपनी को बोलिए कि रिटर्न में दो तो जरा से लिख के, अब फिर जाइए कंपटीशन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए तो ये मेरा फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, फाइन लग जाएगा तुरंत उस पर, ठीक है। इसी आधार एक्ट के तहत यूआईडीएआई बनाया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि लॉ के अंदर में है। मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कॉमन सेंस क्या करता है? यूआईडी देता है सबको, बाकी सब मैनेज करता है। ऑनलाइन गेमिंग का है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला प्लीज़ अक्टूबर मंथ का जो मैगजीन डिस्कस किया गया है उसको एक बार जाके देखिए, वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। नहीं तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, इसको आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कौन होता है वो सब कुछ डिस्कस किया गया है। इनग्राम पोर्टल, कॉम्फोनेट, ई दाखिल पोर्टल, ये सब कुछ डिस्कस किया गया वहाँ पे, तो प्लीज़ गो एंड वॉच देयर, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ और ये वाला पोर्शन भी जाके वहीं से देखिएगा, वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया। आप यहाँ पे करेंगे तो फिर 20-25 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, उससे बेहतर होगा कि आप जब ऑलरेडी डिस्कस है तो वहाँ जाके देखें। सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन इशू किया गया। आप सेलिब्रिटी बन गए, है ना, और इलायची के नाम पे जो आप बिमल खा रहे हैं, मतलब आपको लगता है सच में कि सुनील गावस्कर कभी सच में बिमल का इलायची भी चखे होंगे? वो जो ऐड दिखाता, ऐड में एनिमेटेड दिखाता है भाई, ऐड तक में सच में इलायची नहीं खाए हैं, और नाम भी नहीं लेते हैं कि इलायची है। और बिकता क्या है बिमल का? गुटखा। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे सुनील गावस्कर हो, चाहे शाहरुख खान हो, और ये लोग कितना बड़ा बनते हैं और लोग को गुटखा खाना सिखा रहे हैं, है ना। पहले आपको याद होगा कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और बैक पाइपर क्लब सोडा। हम बच्चे थे, हमको समझ में आया क्या है सोडा भाई, हमको भी पीना है, हमको भी पीना है, और कहीं मिलवे नहीं करे। तो बेसिकली बैक पाइपर क्लब सोडा के माध्यम से आप ऐड कर रहे थे बैक पाइपर विस्की का, लेकिन वो उसका ऐड आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सोडा का आप ऐड कर रहे थे। इसलिए आप पानी का ऐड कर रहे हैं कि किंगफिशर का पानी आता। अच्छा, विराट कोहली किंगफिशर का पानी पी के पूरे झूमने लगता है, सच में ऐसा क्या है भाई उसके पानी में? और हम तो सुने कि विराट कोहली तो किंगफिशर का पानी भी नहीं पीते हैं, वो तो एवियन का पानी पीते हैं, फ्रांस वगैरह से, आल्प्स से मंगाते हैं, पहाड़ से, जो हम लोग मैपिंग में देखेंगे कि कहाँ से विराट कोहली का पानी आता है, स्विट्जरलैंड के आल्प्स से, है ना। आप देखे होंगे कि ब्लेंडर स्प्राइट, म्यूजिक सीडीज, क्या है भाई, सीडी के नाम पे ब्लेंडर स्प्राइट का ऐड कर दिए, प्रियंका चोपड़ा ऐड कर दी थी उसका। तो ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए गाइडलाइन इशू किया गया है। ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट करना बंद कीजिए। ये जो एडवर्टीजमेंट है ना कि गुटखा को बेचने के लिए इलायची का प्रचार कर रहे हैं, दारू बेचने के लिए सोडा का प्रचार कर रहे हैं, दीज आर सरोगेट एडवर्टीजमेंट। जैसे सरोगेट मदर होता है, किराए का कोक, प्रोहिबिट करना है इसको, नहीं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेनल्टी लगेगा 10 लाख तक है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के लिए 50 लाख तक
है ना। और यूएस वगैरह में तो बहुत और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है ये सब लॉ कि आप कोक का ऐड कर रहे हैं, तूफान पीता हूँ तो आपको पीना पड़ेगा, आप पीजिए, नहीं पीते हैं तो फिर ऐड मत कीजिए। आप खुद ही यूज़ नहीं कर रहे हैं उसका, कंज्यूमर्स को आप बोका बना रहे हैं, खुद चीनी का एक दाना मुंह में नहीं डालते हैं, ऐड करते हैं डेयरी मिल्क का, पूरा चीनी खाओ, रगड़ के खाओ, धसड़ के खाओ और डायबिटीज़ करा लो। और फिर डायबिटीज़ का भी गोली का ऐड यही सेलिब्रिटीज़ लोग करेंगे कि ये एकदम शुगर फ्री है, लिप्टन का ग्रीन टी पीजिए, पेट नहीं होगा, डायबिटीज़ फ्री है, फलना है, ढिमका है। और वही कॉर्नेटो का फिर आइसक्रीम का भी ऐड करेगा, ढेर पेल के एकदम चीनी खा लो 200-400 किलो, है ना। अमिताभ बच्चन खुद कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, खैर अब वो तो ऐड भी नहीं करते, लेकिन एक टाइम पे ऐड करते थे पेप्सी का, छोटा पेप्सी, बड़ा पेप्सी, छोटा का सचिन तेंदुलकर करते थे, बड़ा का अमिताभ बच्चन करते थे। कोल्ड ड्रिंक की वजह से उनका लीवर खराब हुआ, तब से वो ऐड करना छोड़े हैं। इतना तो मोरालिटी कम से कम उनमें है, और ये आप ऐसे के एग्जाम्पल में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माजा का ऐड करते हैं, देखिए आम का रस है, आम का रस होता है, पढ़िए उसमें खोल के, 2% उसमें फ्रूट कंसनट्रेट होता है, बाकी सब पानी होता है, चीनी होता है, शुगर सिरप होता है, एक्टिवेटर होता है, एसिडिटी रेगुलेटर होता है। ट्रॉपिकाना रियल जूस नाम रख दिया रियल जूस, उसमें फ्रूट कंटेंट कितना है? 5%, 8%, 2%। गजब बेवकूफ बना रहे हो भाई, है ना। तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन इशू किया गया है कि ये सब मत कीजिए, ये सब आप ऐसे में यूज कीजिए, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो गाइडलाइन इशू किया कि प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड कंज्यूमर मिनिस्ट्री विल एक्टिवली मॉनिटर एंड एनफोर्स दीज गाइडलाइंस। कौन इन्फोर्स करेगा? ये लोग करेगा। लेकिन कंज्यूमर अफेयर कैसे करेगा? जब हम लोग कंप्लेन करेंगे तब ना इसको लगा कि हाँ यार जनता को भी दिक्कत है, तो मारिए, ठोकिए कंप्लेन एकदम। फ्री टाइम में रील स्क्रॉल करने से बेहतर है कि आरटीआई कर दीजिए, ठीक है। फ्री टाइम में रील स्क्रॉल करने से बेहतर है कि ऑनलाइन कंप्लेन कंज्यूमर अफेयर में डाला कीजिए, देखा कीजिए कि क्या होता है, फॉलो अप लिया कीजिए उसको, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पेनल्टी लगेगा, इधर हमने देखा। डिस्क्लोजर करना है, अगर कोई आप आजकल देखते हैं कि भाई कि जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर या इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर बन गया, आता जाता तो किसी को कुछ है नहीं भाई, बड़ा दुख होता है देख के सबको, है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब कि हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, एंड दे पीपल आर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शो बिजनेस में या इस तरह के एंटरटेनमेंट चैनल में मेहनत नहीं लगता है और मेहनत नहीं करते होंगे, बट मतलब आप आंख बंद करके जब सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वो लोग क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, और कैसे करेंगे कि भाई डेली ब्लॉग बना रहे हैं, और डेली ब्लॉग में क्या करेंगे कि आज मैंने नारियल का तेल इसका लगाया, आज मैंने ट्राया का हेल्थ केयर यूज़ किया। और हम जब ट्राया बोल रहे हैं तो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बाल उड़ जाए ट्राया नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि सच में ये इन्फ्लुएंसर जो 20-25 मिलियन जिसका सब्सक्राइबर होता है, तो उन लोग, उनके व्यूअर्स को लगता है कि सच में यूज़ कर रहा, फायदा कर रहा होगा, क्योंकि वो डिस्क्लोज तो करते नहीं है। तो यही गाइडलाइन में दिया गया कि आपको डिस्क्लोज करना है कि यू आर डूइंग पेड प्रमोशन, फ्री में नहीं कर रहे हैं आप, सच में यूज नहीं कर रहे, यू आर डूइंग पेड प्रमोशन। ट्राया ने आपको दिया है 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कि भाई आपको ये करना है, आपके सब्सक्राइबर बेस को देख के। कल को बीपीएससी बेसिक्स चैनल का सब्सक्राइबर हो जाए 2 लाख, कल सुबह उठे और उसके बाद, और ओसवाल पब्लिकेशन का बुक वाला हमको अप्रोच कर ले और बोले कि मेरा किताब बिकवाइए, हमको लिखना पड़ेगा कि दिस इज पेड प्रमोशन, सोच समझ के किताब खरीदना। हमको तो भैया 10 लाख रुपया दिया प्रमोशन करने के लिए, 1 लाख रुपया दिया प्रमोशन करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। हमको बताना पड़ेगा कि दिस इज पेड प्रमोशन, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, मॉनिटरी, अदर कंपनसेशन, फ्री प्रोडक्ट, पैसा नहीं लिए, पता चला कि हमको एक गाड़ी दे दिया है कि लीजिए ना, 10 लाख का आपको गाड़ी दे देते हैं, आप थोड़ा मेरा प्रमोशन कर दीजिए। यू हैव टू रिवील दीज थिंग्स बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड द इन्फ्लुएंसर, जो चल रहा है उसको डिस्क्लोज करना होगा अप फ्रंट एंड प्रोमिनेंट, सो दैट इट इज नॉट मिसलीडिंग मिस्ड बाय एनी एवरेज कंज्यूमर। ये जो डिस्क्लोजर वो अप फ्रंट होना चाहिए, ऐसा साइड में एकदम हल्का सा स्टार मार्क देकर तुम गिजिर बिजिर लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आता था ना कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना बहुत जोखिम भरा काम है, और इसको 3x पे चला देता था, पता ही नहीं चलता था क्या बोला। आजकल देखिए 3x की जगह 1x हो गया है, सुनाई देता है। ऑनलाइन गेमिंग में लत लगने का खतरा है, इसलिए सोच समझ के समझदारी से खेलें। पहले यही बोलता है ऐसा कि सुनाई ही नहीं देता, है ना। तो ये आपको करना होगा, फ्रंट सब चीज़ करना होगा, ये वर्ड्स आपको लिखने होंगे, ड्यू डिलीजेंस देना है, थॉरो रिव्यू कीजिए। आप इन्फ्लुएंसर हैं तो
और जब आपसे पूछा जाए, कोर्ट में आपसे इंक्वायरी हो जाए, तो यू शुड बी इन पोजीशन टू सब्सटेंशिएट द क्लेम मेड इन द एडवर्टीजमेंट, है ना। अमिताभ बच्चन से अगर पूछा जाए कि सच में मजा आता है पीने में, तो बोल सके कि हाँ मजा आता है, मीठा मीठा लगता है, प्यास बुझेगा छुटकी का भी और छटकी का भी। तो इस क्लेम को आप सब्सटेंशिएट कर सके कि हाँ हम तो प्यास का बात कर रहे थे, मजा का बात कर रहे थे, तो छुटकी को पिला के देखिए उसको मजा आता है, छोटू को पिला के देखिए उसको भी मजा आता है ना। दे मस्ट यूज और एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर इंडोर्समेंट, या तो यूज कीजिए या उसको एक्सपीरियंस कीजिए बिफोर इंडोर्समेंट। वही है, रणवीर सिंह बोल देंगे कि हाँ भाई ऐड में देखिए ना, हम तो 2-3 घूंट पिए ही हैं। और हम तो कहीं किसी पॉडकास्ट में ही सुन रहे थे कि जब कोल्ड ड्रिंक का ऐड होता है भाई, तो ऐड करने के लिए जब कोल्ड ड्रिंक मुंह में लेते हैं, वीडियो शूट हुआ और उसका तुरंत उसको स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं बाहर। इतना कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेके, और बाकी का हेल्थ चूल्हे में जाए। वाह रे भाई, स्टार। ठीक है, हेल्थ इन्फ्लुएंसर को अपना सर्टिफिकेशन डिस्क्लोज करना होगा। आजकल यूट्यूब पे सब डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ है। और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला प्लीज़ गो एंड वॉच द अक्टूबर वाला वीडियो, है ना। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया गया है, समझा दिया गया है। ये है ई गवर्नेंस स्टेट केरल। ऑब्वियस सा बात है भाई, ये सब चीज़ में तो केरल ही आगे है। फर्स्ट फुल ई गवर्नेंस स्टेट प्रीलिम्स का सवाल है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन यही है, आईसीटी वगैरह का यूज़ करके जो हम गवर्नेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। केरल में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एंड ई सेवनम। ठीक है, एक सिंगल पोर्टल पे आप सोचिए कि 900 पब्लिक सर्विस तालुक लेवल का ऑफिस पे जो 900 सर्विस दिया जाता है, वो एक पोर्टल पे है। कभी खोल के देखिए ई सेवनम, सारा कुछ उसी में मिल जाएगा। क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी रजिस्टर करना, जो भी चीज़ है तालुक लेवल पे, सब वहाँ पे मिल रहा है। दिस इज काइंड ऑफ ई गवर्नेंस, दिस इज मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। ये सब जगह लागू होना चाहिए। एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाने के लिए ब्लॉक में जाइए तो लाइन में खड़ा कर देगा और आपसे 2000 रुपया घूस भी ले लेगा। बीपीएससी क्वालिफाई करके जब आप सीईओ बनेंगे और ऑफिस में बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अभी कल ही मेरा एक दोस्त से बात हो रहा था, नाम नहीं ले सकते हैं, ही सीईओ पुनपुन ब्लॉक में, तो ही नहीं सीईओ, तो भाई कि भाई वहाँ का तो पूरा सिस्टम ही, मतलब पूरा कल्चर ही बेस्ड है करप्शन पे। मतलब कोई आदमी आया है तो सीरीज लगा के उसका खून चूस लेना है। एंड मतलब शी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, और बोली कि आधा दिन तो सबको डांटते और वो करते हुए उससे गलत सिग्नेचर करा लिया पेपर देके, गलत पेपर पे। बोले कि बुला के डांट रहे थे, तो वो उस पर ठेल दे, वो उस पर ठेल दे कि उनका है हम तो नहीं पढ़े, उनका हम तो नहीं पढ़े। एंड सीईओ है, आपके पास इतना पावर है नहीं कि इनको सस्पेंड कर सके। कल्चर ऑफ करप्शन दैट मच इनग्रेन्ड इन आवर सोसाइटी, है ना। तो ई गवर्नेंस जब होगा तो टेक्नोलॉजी अपने साथ क्या लाता है, इफिशियंसी लाता है। टेक्नोलॉजी अपने साथ क्या लाता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। 4 ग्रेड ABCD बनाया गया है। ये याद रखने का जरूरत नहीं है, 75, 90 ये वो, बस 4 ग्रेड याद रखिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है और पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ताकि इससे ये पता चल सके कि कहाँ कितना क्या काम हो रहा है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ बनाया गया। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स उधर बनाया गया और इधर सिटीज़ के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ सिटीज़ ऑन 5 ब्रॉड थीमेटिक। तो यहाँ सीधे पूछ देगा आईना डैशबोर्ड किसके लिए बनाया गया है, तो सिटीज़ के डेवलपमेंट को वो करने के लिए। ठीक है, बाकी ये आर्टिकल है, आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज C। ठीक है, सब सेक्शन C। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि वो थ्रेट है टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो देखिए जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 के तहत होता है कि नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट, एक इंक्वायरी होगा जिसमें आपको फेयर चांस मिलेगा बोलने का, आपको सुना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के सब सेक्शन C में जब आगे जाएंगे तो लिखा है कि इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टर्मिनेट एम्प्लॉय विदाउट ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी, कोई जरूरत नहीं है, और गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर को लगता है कि इसको हटाओ, सेटिस्फाइड है, तो काम खत्म आपका। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में आएगा नहीं, बट आपके जानकारी के लिए बता दिए जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे तो ये था पॉलिटी का PT 365 कंप्लीट हो गया। इसके बाद
2 पार्ट आएगा, उसको भी बाद में कवर कर लिया जाएगा। और उसके बाद बीपीएससी के पहले तक, ठीक है, जो बाकी जो बचा हुआ सेक्शन होगा पॉलिटी का, तो वो मंथली वाले से कर लेंगे। उसमें 15-20 पन्ना मैक्सिमम करना होगा अगस्त तक का। सितंबर में तो हमारा एग्ज़ाम ही है, तो मोस्टली जून तक का तो पीटी 365 से कवर हो जाएगा। और जून के बाद का जो बचेगा जून जुलाई अगस्त 3 महीने का, तो वो हम लोग मंथली मैगजीन से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये पीटी 365 पॉलिटी का जो पूरा डिस्कशन हुआ 4 पार्ट में, यू गाइज हैव इन्जॉयड। और अगर आपने इन्जॉय किया है देन प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, को एस्पिरेंट्स, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए भाई। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइक बटन दबाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा नहीं, और नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए। फीडबैक दीजिए और बीपीएससी बेसिक्स चैनल को अपना प्यार दीजिए। बाकी जो प्लेलिस्ट है उसको जाके चेक कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।